स्टोरी की शुरुआत इचिनोसे से होती है, जिसने बचपन से बहुत कुछ सहा था। उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड हनाबी ने उसे बहुत बार बुली किया था। वह उसकी इंसल्ट को कैजुअल ऑब्जर्वेशन समझ के एक्सेप्ट कर लेता था। इचिनोसे जब स्ट्रेस की वजह से हॉस्पिटल पहुंच गया, तब भी वह शांत नहीं रही। हनाबी उसके पास बैठ के उसे गालियां देती रही और कहा कि तुम एक यूजलेस बॉयफ्रेंड हो। लेकिन उसने उसके साथ ब्रेकअप नहीं किया, क्योंकि इचिनोसे बहुत ज़्यादा नाइस है और वह एक अच्छे खासे पायदान मतलब कि डोरमैट को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन इचिनोसे का सब्र टूट जाता है और वो कहता है कि हाँ, अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुन के हनाबी का दिमाग सुन पड़ गया। पहले इतनी सारी चीज़ें खराब नहीं थी, क्या थी? शायद इचिनोसे ही लेट समझ पाया। पास्ट में जब वो अपनी रेत से खेल रहा था और अपने काम से मतलब रख रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे हनाबी आई और उससे पूछने लगी क्या वह एक हाथी बना रहा है। उसने कहा हाँ, और बस, और कोई एक्सप्रेशन नहीं। वह बस उसे घूरती गई। सबको लगा कि हनाबी बहुत सारा काइंड है और उसे लगा कि उसमें ही कोई कमी है, इसलिए उसने उसे सॉरी भी बोला। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों कहा, और उसने उसकी पूरी जिंदगी का टोन सेट कर दिया। हनाबी उसे बहुत बुरा भला कहती और वह चुपचाप सुन लेता। वह उससे उसके नोट्स भी बनवाती और उसने उसे उसका जबरदस्ती बॉयफ्रेंड भी बनवा लिया था। और अगर वो जल्दी टेक्स्ट नहीं करता था तो वो इनकंसिडरेट और हार्टलेस बन जाता था। फिर आए हाई स्कूल के दिन, जिसे हनाबी का अत्याचारिक एरा भी कहा जा सकता है। एक दिन उसने ऑर्डर किया कि वह स्टेशन पे आके उसके दोस्तों से मिले। इचिनोसे का पेट पहले से ही खराब था, लेकिन उसे पता था कि अंजाम क्या होगा, तो बिना कुछ सोचे उसने छतरी उठाई और वो चल दिया। तभी हनाबी का मैसेज आया कि तुम 5 मिनट में जल्दी से यहाँ आओ। लेकिन इचिनोसे ने कहा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन ये इचिनोसे की गलती थी। उसने विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए कहा कि तुम्हारे बारे में कोई केयर नहीं करता, बस मैं ही तुम्हारी केयर करती हूँ। फिर उसने कहा कि क्या तुम मुझे निमोनिया करवाना चाहते हो, जल्दी से आओ यहाँ पे। तो वो भाग गया। बारिश में भागते हुए किसी हीरो की तरह और एक मासूम इंसान की तरह उसने सोचा कि वह किसी बड़ी मुसीबत में होगी। जब वो इमरजेंसी की उम्मीद में वहाँ पे पहुंचा तो उसने देखा हनाबी अपने दोस्तों के साथ खाना खा रही थी। तो फिर उसने टेक्स्ट किया कि वह आ गया है, लेकिन हनाबी ने कहा कि तुम्हें थोड़ा बाहर वेट करना पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा लेट आए हो। उसने बहुत देर तक वेट किया। पता चला कि वह बस एक इडियट की तरह खड़ा ही नहीं था, वह एक बेट का भी शिकार था, जो कि हनाबी और उसके दोस्तों ने लगाई थी कि वह उसका वेट करेगा कि नहीं करेगा 1 घंटे तक। और उसने वेट किया, पूरे 1 घंटे तक वेट किया। जब वह बाहर आई तो उसने उसके बालों को सीवीड यानी समुद्री घास से कंपेयर किया और कहा कि तुम कितने भीगे हुए हो, जैसे कि ये सब एक मजाक चल रहा था। फिर उसने सबके सामने डिक्लेयर किया कि इचिनोसे वो सब करेगा जो मैं कहूंगी। अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए वह इचिनोसे के सामने झुकी और कहा कि मैंने ये सब जो कहा क्या ये सच है। तभी इचिनोसे का पेट दर्द बहुत ज़्यादा से एकदम मरने वाला हो गया। उसे घर जाना था, उसे दवा लेनी थी, ना कि इसकी कोई बकवास सुननी थी। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। इचिनोसे कहता है कि काश मुझे ये छोड़ देना चाहिए था, मुझे ये बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। अभी हम हॉस्पिटल के सीन में आते हैं। वह अभी भी शौक थी। वह उसके बेड पर चढ़ती है, ऐसा एक्ट करते हुए जैसे उसे ब्रेकअप करने का कोई हक ही नहीं था। वह उसके मुंह पे हाथ फेर के कहती है कि तुम मुझे डम नहीं करोगे, मैं तुम्हें डम करूंगी। फिर वो दावा करती है कि तुम्हारी और कोई गर्लफ्रेंड बनेगी भी नहीं। लेकिन जिंदगी में पहली बार इचिनोसे को उसकी परवाह नहीं थी। वह कहता है कि चाहे वो जिंदगी में अकेला रह जाए, लेकिन वह आज़ाद रहेगा। तभी वो शॉक्ड हनाबी को अपने रूम से बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम तो अब बहुत खुश होगी क्योंकि तुम्हारा यूजलेस बॉयफ्रेंड चला गया है। दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने दरवाज़ा पीटते हुए माफ़ी की मांग करी, लेकिन तभी वहाँ एक नर्स आई और कहा कि आप शोर नहीं कर सकती, ये हॉस्पिटल है। उसने पोलाइटली माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसमें उसकी ही गलती थी क्योंकि उसने अपने बीमार बॉयफ्रेंड को डांट दिया। वो कहती है कि वो जा रही है और सीन क्रिएट करने के लिए झुककर माफ़ी मांगती है। वह इचिनोसे को टेक्स्ट करती है और कहती है कि वह अभी इरिटेट हो रही है और उसे अभी उससे माफ़ी मांगनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वह उसे मैसेज में मैनिपुलेट कर कर कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बेकार हो, तुम एक गार्बेज हो, तुम्हारा मेरे अलावा कोई दोस्त भी नहीं है। इचिनोसे समझ जाता है कि ये फिर से बात घुमाकर विक्टिम बनना चाहती है, इसलिए वह उसे इस बार डायरेक्ट ब्लॉक ही कर देता है। अपने हॉस्पिटल बेड से उठ के इचिनोसे याद करता है कि बचपन में हनाबी उसे उसके लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा बुली करती थी। वह पूछती थी क्या तुमने कभी आईना देखा है, क्योंकि अगर मेरा चेहरा तुम्हारे जैसा होता तो मैं कभी किसी को ना दिखाती, क्योंकि लोग मुझे बुली करते। गाइस, मतलब तुम यहाँ आयरनी देख रहे हो, एक खुद इसे बुली करती है। उसने सजेस्ट किया था कि तुम अपने बाल बढ़ा लो ताकि तुम्हारा चेहरा ढक जाए। हनाबी अपने बेड पे लिटे लिटे
सोचता है कि उसकी वजह से उसका सेल्फ एस्टीम बिल्कुल कुचला गया था। उसकी वजह से वह कभी अपनी वर्थ नहीं समझ पाया, लेकिन उसने डिसाइड किया कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो एक अच्छा हेयर कट लेगा। उस रात वह सो जाता है और फाइनली 13 साल बाद हनाबी के साथ उसका टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म हो गया। जब वह स्कूल जाता है तो रिएक्शन इंस्टेंट होता है। लड़कियां उसे देखकर पागल हो जाती हैं। वह कहती हैं कि ये हॉटी है कौन। पहले तो उसे कोई पहचान नहीं पाता, वो सब सोचते हैं कि ये नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं, उसकी तीखी आंखें और उसके सिल्की हेयर को कहती हैं कि ये बिल्कुल मेरे टाइप के हैं। इतनी अटेंशन को देख के इचिनो से घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वह कैसे रिएक्ट करे। तभी उसका दोस्त हारुतो आता है और कहता है कि वह सब उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। वह पॉइंट करता है कि तुम पहले अपने सिल्की हेयरों की वजह से जो तुम्हारे माथे पे आ जाते थे उसकी वजह से तुम अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब तुम्हारे फेशियल फीचर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वो कहता है कि पहले तुम्हारे बाल तुम्हारा चेहरा ढकते थे, लेकिन जब तुमने अपने बाल कटवा लिए हैं तो तुम बिल्कुल अलग ही इंसान लग रहे हो। तभी लड़कियां कहती हैं कि उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी क्लास में इतना हैंडसम चेहरा है। हारुतो उससे कहता है कि तुमने अभी ही क्यों सोचा अपना लुक चेंज करने का। इचिनो से कहता है कि बस थोड़ा अलग दिखना था। तो हारुतो उसे कॉम्प्लीमेंट करता है और वह उसे थैंक यू कहता है। इचिनो से पहली बार बहुत ज़्यादा खुश फील करता है। तभी वो देखता है कि 3 लड़कियां उसे देख के रो रही हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन हारुतो कहता है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इचिनो से उन सब से माफ़ी मांगता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा शांत रहता था और उसने क्लास का माहौल बहुत ज़्यादा अजीब बना दिया था। लेकिन अब वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, और ये सुनकर क्लास भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। देखते देखते ही लंच टाइम हो जाता है और वह हारुतो के साथ हॉल में चल रहा था। वो कहता है कि मुझे पता होता कि तुम नॉर्मल कन्वर्सेशन भी कर सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ पहले से ही हैंग आउट कर लेता। तभी इचिनो से अपोलोजाइज करता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं ऐसा नहीं था। हारुतो उसे काइंड और गुड लुकिंग कहता है, लेकिन वो एक प्यारी सी स्माइल देके कहता है कि नहीं, उसकी पर्सनैलिटी और लुक्स इतने भी खास नहीं हैं, लेकिन उसकी ये स्माइल लड़कियों को भा जाती है। तभी हारुतो कहता है कि ये तुम्हारी स्माइल और लुक्स एक नेशनल ट्रेजर हैं और इसे ज़्यादा मत फैलाओ वरना तो यहाँ कियोस मच जाएगा। इचिनो से को एक जोक लगता है और वो और भी जोर से हंसने लगता है, जिसकी वजह से लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ पे हनाबी आ जाती है। हनाबी बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। इचिनो से कहता है कि पता नहीं ये इतने गुस्से में क्यों है, शायद ये इसलिए गुस्से में है क्योंकि मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ, या फिर ये ब्रेकअप की वजह से गुस्से में है, लेकिन मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वो उसके सामने से जाने लगता है, लेकिन वो उसका रास्ता रोक लेती है। उसे याद आता है कि कैसे वो कहती थी कि वह स्कूल की सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट लड़की है और अगर स्कूल में उनकी डेटिंग के बारे में पता चला तो उसे बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलेगा। वो कहती है कि मैं तुम्हारी आउट ऑफ लीग हूँ, मैं तुम्हारी औकात के बाहर हूँ। वो ये भी कहती है कि सब लोग कहेंगे कि मेरा कितना बुरा टेस्ट है कि मैंने तुम्हें पसंद किया। और वह घमंड से कहती है कि हमें अपने रिलेशनशिप के बारे में स्कूल में किसी को नहीं बताना चाहिए। हारुतो कहता है कि क्या वह उसे जानता है, लेकिन इचिनो से कहता है कि वह उसे कभी नहीं देखा और उसके सामने से चला जाता है। हनाबी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी, पूरी तरह रिजेक्ट होने पर चिढ़कर इचिनो से अपने मैथ्स का काम जल्दी खत्म कर लेता है और वो रियलाइज करता है कि उसके पास अभी भी 15 मिनट बचे हैं। तभी उसका ध्यान अपनी और हनाबी की मुठभेड़ पर जाता है। वो सोचता है कि हनाबी अभी भी कहीं जाकर गुस्सा कर रही होगी, लेकिन वो कहता है कि अब मुझे उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। तभी वो सोचता है कि मैं टाइम पास कैसे करूं, तो वो अपने साइड में देखता है, वहाँ एक लड़की थी, उसने चश्मा पहना है और वो एक किताब पढ़ रही है। हवा का एक झोंका उसकी किताब में से कुछ गिरा देता है और इचिनो से उसे उठा कर दे देता है। वह अपने भाई इचिनो से को थैंक यू बोलती है और इचिनो से भी कामली उसे वेलकम बोलता है। तभी वह उसकी तरफ देख कर रियलाइज करती है कि उसने उससे पहली बार बात करी है। हनाबी ने उसके दिमाग में भर दिया था कि कोई लड़की उसे कभी पसंद नहीं करेगी और वह उसके साथ डेट इसलिए कर रही है क्योंकि मुझे तुम पे दया आ गई थी। इसी वजह से इचिनो से अपने भाई ने कभी किसी लड़की से बात नहीं करी। वह सोचता था कि वो कन्वर्सेशन ऑकवर्ड कर देगा, इसलिए वह बहुत सालों से बसता रहा। हनाबी ही इकलौती लड़की थी जिससे वो बात करता था और वो बातें भी वन साइड लेक्चर जैसी होती थी। वहाँ खड़े होकर इचिनो से कहता है कि हाँ, मैंने कभी दोस्त बनाने के लिए ट्राई नहीं किया, और वो कहता है कि सॉरी अगर मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल बना दिया हो, लेकिन वह उसे रीश्योर करके कहती है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। वह अपना नाम बताती है युकिशिरो और उम्मीद करती है कि हम साथ में ठीक रहेंगे। इचिनो से कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारा नाम पहले से ही पता था, और ये सुनकर वो लड़की मुस्कुराती है खुश होकर कि आखिरकार उन्होंने बात की। बाद में युकिशिरो उसे टीस करती है और कहती है कि जब से तुमने बाल कटवाए हैं तो सारी क्लास का फोकस तुम पे ही है। इचिनो से अपने कंधे उचका कर कहता है कि लोग जल्दी ही भूल जाएंगे, जैसे वो किसी नई चीज़ के आने के बाद भूल जाते हैं। तभी युकिशिरो उसे फनी कहती है। वह महसूस करता है कि इससे बात करना हनाबी से बात करने से बिल्कुल अलग है। वह रियलाइज करता है कि उसे ओवर एक्टिंग और ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है और उसे बीच में घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर उसने कुछ गलत बोल दिया
वो सोचता है कि मैं बस खुद बना रह सकता हूँ, जो कि एक अच्छा बदलाव है। वो कहती है कि वह उससे बहुत पहले से बात करना चाहती थी, क्योंकि उसने स्कूल के बाद पौधों को पानी देते हुए देखा था। कहती है कि मुझे लगा तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो, लेकिन इचिनो से बात टालते हुए कहता है कि मैं इतना भी काइंड नहीं, मैं बस हनाबी का वेट करते हुए उन पौधों को पानी दे रहा था। युकिशिरो हंसती है और उसे अपनी किताब पकड़ाती है और मजाक में कहती है कि तुम अब सुपर पॉपुलर होने वाले हो। बाद में इचिनो से आर्केड जाता है और वहाँ पे एक गेम ट्राई करता है और वहाँ पे बुरी तरह फेल होता है, तो इसलिए बस वो थोड़ा सा खाना खरीद लेता है। लेकिन वो जहाँ भी जाता है लड़कियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ती, और तब जब वो खाने बैठता है वो रियलाइज़ करता है कि अब उसे हनाबी के कंटिन्यूस मैसेज का रिप्लाई नहीं करना पड़ता, और वो कहता है कि ये कितना पीसफुल है। लेकिन जब फ़ोन बजता है तो उसका दिल बहुत तेज़ धड़कता है। उसे रियलाइज़ होता है कि पुरानी यादें बहुत देर में जाती हैं, लेकिन वो खुद को समझाता है कि अब उसे उसके मैसेज से और डील नहीं करना पड़ेगा। वो सोचता है कि वक्त के साथ ये दर्द चला जाएगा और वो उसे कभी टेक्स्ट नहीं करेगी। घर जाते हुए वो ट्रेन में अपने दिन के बारे में सोचता है और रियलाइज़ करता है कि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, युकिशिरो के साथ बात, सब दोस्तों के साथ घूमना, और वो कहता है मुझे यही लाइफ चाहिए थी। वह लोगों से बचता था क्योंकि हनाबी ने उसके मन में बहुत सारी बातें भर दी थी, लेकिन सालों के बाद वो कहता है कि बस मेरा अब एक ही मोटिव है, मुझे बहुत सारे दोस्त बनाने हैं। घर चलते वक्त वह हनाबी को फ़ोन पर देखता है, और जैसी हनाबी उसे देखती है वह फ़ोन पीछे छुपा लेती है और उसे ऐसे ग्रीट करती है जैसे कुछ बदला ही ना हो। वह शिकायत करने लगती है और फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है कि मुझे पूरे 2 घंटे वेट करना पड़ा, तुम कितने लेट आए हो। इचिनो से उसे कोई जवाब नहीं देता और उसके पास से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इचिनो से का रास्ता रोक लेती है। उसे यकीन नहीं होता कि वह उसे इग्नोर कर रहा है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वह आखिरकार उससे बात करता है, लेकिन सिर्फ यह पूछने के लिए कि उसे क्या चाहिए। वह आवाज़ उठाती है, गुस्से में कहती है कि तुमने मुझे कितना वेट करवाया, लेकिन इचिनो से समझ जाता है कि यह बस इसका एक बहाना है ताकि ये मुझसे बात कर सके। वह अपनी फ्रस्ट्रेशन इचिनो से के क्लासमेट की तरफ मोड़ती है और कहती है कि तुम्हारे क्लासमेट तुम्हारी फिक्र नहीं करते, मैं ही तुम्हारी फिक्र करती हूँ। एक्ट तो ऐसे कर रही थी जैसे इचिनोसे को उसका रिएक्शन प्रेडिक्ट कर लेना चाहिए था। वो कहती है कि इचिनो से कहता है कि क्या तुमने बस 2 घंटे वेस्ट किए बस ये बकवास कहने के लिए, लेकिन बस अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो कहता है कि बस हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं और मुझे तुम्हारी इस बातों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। इचिनो से अब कन्फर्म करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सच में ब्रेकअप कर रहा हूँ, और ये सुन के हनाबी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। हनाबी उसे वॉर्न करती है और कहती है कि मेरे बिना तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी, लेकिन वो डगमगाता नहीं। वो कहता है कि जब हम दोनों साथ थे तो मेरी लाइफ मिजरेबल थी। फ्रस्ट्रेटेड हनाबी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बस एक दिन मज़े लेने से तुम बस हवा में उड़ने लगे हो। वो दावा करती है कि जो लोग तुम्हारे साथ आए हैं वो बस तुम्हारे लुक्स की वजह से आए हैं। तब हनाबी कहती है कि ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ तुम हंस के बात कर सको, लेकिन इचिनो से असहमत होता है। वो कहता है कि मेरे साथ अब बहुत सारे दोस्त हैं। वो अपने क्लासमेट को याद करता है और कहता है वो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है जैसा तुमने बताया है। कहता है कि अब तुम ये डिसाइड नहीं कर सकती कि मैं किसके साथ वक्त बिताऊंगा, क्योंकि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। वह इचिनो से कहते हैं कि तुम खुद करने के लिए कुछ काबिल नहीं हो और तुम्हें एक गाइड चाहिए जो तुम्हें हमेशा डायरेक्शन बताए। वह डिमांड करती है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। वह कहती है कि मेरा इतना बड़ा दिल है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन तुम्हारे कोल्ड एटीट्यूड ने मुझे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है, लेकिन चलो मैं तुम्हें फिर भी माफ़ कर दूंगी अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे तो। लेकिन अब इचिनोसे ने अपना इरादा पक्का कर लिया था। वो जितना ज़्यादा बोलती उसका इरादा उतना ज़्यादा पक्का हो जाता है। इचिनोसे उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी अपनी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। इससे हिना भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, लेकिन इचिनोसे कहता है कि तुम ही हमेशा ब्रेकअप की बात करती थी और जब ये हो रहा है तो वह तंग आ गया है। वह उसे साइड में धक्का देता है और उसे जाने के लिए कहता है। हनाबी दूसरी तरफ जाती है और वह दूसरी तरफ। फाइनली इचिनोसे राहत की सांस लेता है और कहता है कि अच्छा हुआ हम दोनों के बीच में अब सब कुछ क्लियर हो गया है। पार्क में उन दोनों की बात होने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। इचिनोसे शांति एंजॉय करता है और उसकी लाइफ पीसफुल रहती है, लेकिन कभी कभी वो हनाबी को स्कूल के बाद देखता है, तब भी वो उसे इग्नोर करता है तो वो झट से उसके सामने आ जाती है। लेकिन तब वो सोचता है कि ये बात अच्छी है कि वह उससे बात नहीं करती, लेकिन तभी उसे याद आता है कि हमेशा जब भी वह उसके घर के सामने खड़ा रहता था तो वह उसे बहुत ज़्यादा वेट करवाती थी। वह कहती थी कि वह उसे अपने बाल ठीक करने के लिए कुछ टाइम चाहिए या फिर अपना टीवी शो देखने के लिए, लेकिन तब उसे रियलाइज़ होता है कि शायद वो उसके साथ मजाक करती थी और उसे जानबूझ के वेट करवाती थी। तभी वो हनाबी को ट्रेन में देखता है एक सेकंड ईयर स्टूडेंट के साथ जो कि ट्रैक टीम का स्टार है। जिस तरह वो इंटरेक्ट कर रहे हैं लगता है वो दोनों डेट कर रहे हैं। तभी लड़का एक स्वीट वॉइस में पूछता है कि वह उससे कितना प्यार करती है। हनाबी कहती है वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हनाबी तभी उसे मैनिपुलेट कर कहती है कि वो कहती है कि मैं तुम पर जादू कर दूंगी ताकि तुम बस मेरे बारे में सोचो। तभी वो लड़का उसे क्यूट कहता है।
वो कहता है कि जिंदगी भर वो कभी किसी और लड़की को नहीं देखेगा। इचिनो उन्हें देख के कहता है कि इन्हें अपने आसपास लोगों का थोड़ा बहुत ख्याल तो रखना चाहिए। वो डिसाइड करता है कि वो हर दिन थोड़ा जल्दी ट्रेन लेगा ताकि वो इन दोनों से ना टकराए। 2 दिन बाद वो उनसे फिर भी टकरा ही जाता है। वो सोचता है कि ये मुझे तो ये सब प्लान लग रहा है क्योंकि कल वो मुझसे नहीं टकराए और आज उन्हें मेरी टाइमिंग का पता चल गया। वो सोचता है कि ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, यानी कि इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेंशनल लगता है, मतलब जानबूझ के किया हुआ लगता है। वो कहता है कि कहीं हनाबी मुझे जलाने की कोशिश तो नहीं कर रही है अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ। वह हनाबी का ये षड्यंत्र समझ जाता है और वो सोचता है कि ये चाहती है कि मैं इससे जेलस हूँ, लेकिन मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वह उन दोनों को इग्नोर मार देता है। और ये देख के हनाबी बहुत ज़्यादा मिस्डअप हो जाती है। बाद में वह उस पर चिल्लाती है। वो कहती है कि तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बोला, मैं चाहती थी कि तुम मुझे कुछ बोलो, लेकिन हमारा बंदा कहता है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त हमारा बंदा पूरा चैट बन चुका है। अगले दिन हमेशा की तरह वह अपने क्लासमेट को ग्रीट करता है, लेकिन किसी वजह से वो थका हुआ फील कर रहा था, शायद कल की वजह से जो उसने कल स्टेशन पर देखा। वो खुद को याद दिलाता है ताकि वह इसे भूल कर ठीक से जाग जाए। पहला पीरियड पीई का है जिसमें इचिनोसे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तभी जिम टीचर आके कहते हैं कि आज हम रिले रेस का ऑर्डर डिसाइड करेंगे। लड़के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट आने वाला एंकर बनेगा और जो सेकंड आएगा वो दूसरी जगह लेगा। जाहिर है इन पोजीशन में होने की वजह से आप लड़कियों के बीच में पॉपुलर हो जाते हैं और इसलिए सब बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। सबको इतना एक्साइटेड देख के इचिनोसे सोचता है कि मैंने खुद की कभी स्पीड टेस्ट ही नहीं करी, मैं हमेशा एवरेज का एम रखता था, इसलिए मुझे आज तक मेरी स्पीड पता ही नहीं। इचिनोसे कहता है कि मैं बस अपनी ज़िंदगी में एक बार ही सीरियस होकर दौड़ा हूँ, जब मैं किंडरगार्टन में था और मैं फर्स्ट प्राइज़ पाया था मैंने, और मुझे प्राइज़ के तौर पर एक स्टिकर मिला था। लेकिन ये पल ज़्यादा देर तक नहीं रहा। हनाबी ने उसका स्टिकर फाड़ दिया। उसने कहा कि तुम मुझे भागते हुए बहुत ज़्यादा बेकार लग रहे थे। वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा तेज़ तो थे, बिल्कुल किसी हॉर्स की तरह, और ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। उसी पल से इचिनोसे ने खुद को धीमा करने की आदत बना ली थी। उस हनाबी की वजह से हमारा बॉय इचिनोसे हमेशा रेस में पीछे रह जाता था और वह उससे कहती है कि अगर तुमने सेंटर ऑफ अटेंशन चुराने की कोशिश करी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब मुझसे ही प्यार करें, अगर तुमने मेरी ये वाली बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन अब इचिनोसे को इस बात की कोई परवाह नहीं है। वो खुद को बैकग्राउंड में छुपा छुपा के थक चुका है। वो बस बाकी सबकी तरह नॉर्मल रहना चाहता है। तो वो फैसला करता है कि इस बार वो पीछे नहीं हटेगा। और जब इचिनोसे के ग्रुप की बारी आती है, जब वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो इचिनोसे अपनी पूरी ताकत से दौड़ता है और वो रियलाइज़ करता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग है, मुझे अपनी पेस एडजस्ट नहीं करनी पड़ रही। वो अपने साइड में देखता है और तो सब उससे पीछे होते हैं। और जब वो फिनिश लाइन क्रॉस करता है और अपने पीछे देखता है तो सब उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। जिम टीचर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और वो जो तीनों लड़के थे वो उससे बहुत ज़्यादा पीछे होते हैं। सब ये देख के हैरान हो चुके हैं कि इचिनोसे ने डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जब जिम टीचर उसे बताते हैं तो इचिनोसे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके क्लासमेट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि जब तुम हमारी टीम में होगे तो हम रिले रेस आसानी से जीत जाएंगे। क्लास में चर्चे होने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर इचिनोसे जो कैजुअली रिकॉर्ड तोड़ सकता है, अगर वो हमारी क्लास से एंकर बन के दौड़ता है तो हमारी जीत पक्की होगी। वो बोलते हैं कि प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जीतने वाली क्लास को कैफेटेरिया में से फ्री के डेजर्ट कूपन्स मिलेंगे, जो कि भूखे स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन टिकट है। तो कोई उस स्वीट विक्ट्री को टेस्ट करने के लिए तैयार है। इन सब के बीच इचिनोसे बहुत ज़्यादा शांत खड़ा था। वो बहुत ज़्यादा हैरान था। वो अपनी दौड़ को आम बताने की कोशिश करता है और कहता है कि ये शायद कोई तुक्का है, मैं तो स्पोर्ट्स क्लब में भी नहीं हूँ, शायद मैं एंकर की पोजीशन के लिए सही नहीं हूँ। लेकिन ये सुन के उसके क्लासमेट बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं और उसकी टांगें पकड़ने लगते हैं, जैसे कि वो किसी स्पेसशिप में चढ़ने वाला है और कभी वापस भी नहीं आएगा। और इचिनोसे कहता है, अपने क्लासमेट के इतने ज़्यादा मनाने पर इचिनोसे मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि बस एक शर्त है, मैं जीतने की गारंटी नहीं दे सकता। ये सुन के क्लास खुशी से झूम उठती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तैयार हैं तुम्हारी शर्त के लिए। जिंदगी में पहली बार इचिनोसे ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील किया। सब लोग उसे अपनी टीम में चाहते हैं। वो मजाक भी करते हैं और कहते हैं कि वह इतना अच्छा लड़का है कि वो सब उस पर फिदा हो सकते हैं। और अब लड़कियां इचिनोसे के लिए ऑब्सेस्ड हो चुकी हैं। वो कहती हैं कि ये इतना ज़्यादा अच्छा है, गुड लुकिंग है और स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं तो इसके प्यार में गिर चुकी हूँ। और इचिनोसे अब नोटिस करता है कि हनाबी के बिना उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। तभी युकिशिरो उसे मजाक में कूनी मारती है और कहती है कि तुम फिर से सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुके हो। युकिशिरो तभी कहते हैं कि क्या तुमने कभी एथलीट बनने का सोचा है?
इचिनो से बस अपने कंधे उचका कर कहता है कि जिम क्लास के बाद उसने अपनी स्पीड का कभी इस्तेमाल नहीं करा तो शायद वो एथलीट तो नहीं बनेगा। तभी इचिनो से कहता है कि वह चिंता ना करे, सभी उससे जल्दी बोर हो जाएंगे। युकिशिरो हैरान होती है कि वह इस बारे में कितना ज्यादा चिल है। वह इंसिस्ट करती है और कहती है कि प्रैक्टिकली वो अभी स्कूल का हीरो है और वो इचिनोसे से रनिंग टिप्स भी मांगती है। इचिनोसे को कोई आइडिया नहीं है कि किसी को नेचुरली फास्ट कैसे बनाए। इचिनोसे इससे पहले कुछ जवाब दे पाए तभी वहाँ पे हसेगाया आ जाता है और उससे उसके वक्त का 1 मिनट मांगता है। इचिनोसे इस लड़के को पहचानता है। वह कहता है कि ये सेकंड फास्टेस्ट रनर है जिसने उससे पहले रिकॉर्ड सेट करा था। हसेगाया इचिनोसे से पूछता है कि क्या तुम अपनी पूरी ताकत लगाने वाले हो, लेकिन इचिनोसे बोलता है कि हाँ मैं इसमें अपनी पूरी ताकत लगाने वाला हूँ। हसेगाया बहुत ज़्यादा सीरियस टोन में कहता है कि मैं इस कंपटीशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। मैं महीनों से एंकर ही पोजीशन के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। मैं इसलिए ट्रेनिंग नहीं कर रहा था कि तुम एक बार में आके मेरी पोजीशन ले जाओ। हसेगावा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस रेस को बहुत ज़्यादा सीरियस लो क्योंकि क्लास बी का एंकर किरीगाया है। इचिनोसे को तभी याद आता है कि किरीगाया वही है जो हनाबी के साथ उस ट्रेन में था, ट्रैक टीम का स्टार एथलीट। इचिनोसे तभी हसेगाया ऐसा कहता है कि तुम किरीशिमा से बदला क्यों लेना चाहते हो, तो हसेगाया कहता है क्योंकि उसने मेरी गर्लफ्रेंड चुरा ली थी। और ये सुन के इचिनोसे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी हसेगाया आगे बताता है कि इस चीज़ के लिए मैं खुद को ब्लेम करता हूँ, लेकिन गुस्सा दिलाने वाली बात तो ये है कि उसने मेरी एक्स को एक फर्स्ट ईयर लड़की के लिए छोड़ दिया जैसे उसकी कोई अहमियत ही ना हो। हसेगाया आगे बताता है कि वो किरीगाया से थोड़े दिन पहले टकराया था और उसने उससे ये कहा कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार में हराया है मैं तुम्हें इस रेस में भी हरा दूंगा, इसलिए मैं कह रहा था कि तुम्हें ये चीज़ सीरियस लेनी होगी। इचिनोसे तभी कहता है कि अगर ये इतना पर्सनल है तो तुम्हें ही एंकर होना चाहिए, लेकिन हसेगाया कहता है कि नहीं मेरे अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तुम मुझे हरा सकते हो। इसलिए इचिनोसे ट्रेनिंग करने के लिए मान जाता है, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पे कि तुम्हें युकिशिरो को दौड़ना सिखाना होगा। इस बात पे उन तीनों की एक डील हो जाती है और वो किरीगाया को हराने के मिशन पे निकल जाते हैं। सुबह सुबह इचिनोसे युकिशिरो और हसेगाया से अपनी पहली ट्रेनिंग के लिए मिलता है। इचिनोसे पहली बार अपने दोस्तों के साथ बाहर हैंग आउट करने आया है, वरना तो हनाबी उसकी हर हरकत पर नजर रखती थी, लेकिन अब वो आजाद है। जैसे ही वो सब वार्म अप करते हैं तो हनाबी उन्हें दूर से देखती है। जैसे ही ग्रुप ट्रेनिंग करने के लिए तैयार होता है तो हसेगाया कहता है कि वह किरीगाया को उसकी औकात दिखा देगा और क्लास बी को हरा देगा। हसेगावा बहुत ज्यादा किरीगाया से चिढ़ा हुआ था तो वो उनसे कहता है कि वार्म अप ध्यान से करो ताकि तुम्हें कोई चोट ना लग जाए। वार्म अप के दौरान युकिशिरो फिसल कर गिर जाती है और इचिनोसे उस पर थोड़ा सा हंस देता है। युकिशिरो गाल फुलाकर कहती है कि क्या तुम मुझ पे हंस रहे हो। इचिनोसे कहता है कि मैं हंसना नहीं चाहता, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। इसकी वजह से युकिशिरो थोड़ा सा ब्लश करती है और उससे कहती है क्या ये नेचुरल फ्लर्ट था, लेकिन हमारे लड़के को तो कुछ पता ही नहीं। इन सबके बीच हसेगावा ड्रामेटिकली रोने लगता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने फ्लर्ट करने की, जबकि मेरी लव लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। इचिनोसे युकिशिरो को देखता है और कहता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है। इचिनोसे एक बार युकिशिरो को देखता है जो कि भाग के आ रही होती है और वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा एडोरेबल लग रही है। युकिशिरो उसकी क्यूट बातों को कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल लेडी कलर लग रहे हो, लेकिन हमारे एमसीयू को समझ में नहीं आता। इन सब के बीच हसेगाया रो रहा था, कह रहा था कि तुम मेरे सामने फ्लर्टिंग मत करो। इचिनोसे उसे शांत करवाता है और इन सब के बीच उन सब की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। वह सुबह और शाम दोनों टाइम ट्रेनिंग करते थे और उन सब की ट्रेन राइड के बीच में हनाबी आ जाती है और किसी के साथ नहीं किरीगाया के साथ। इचिनोसे सोचता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा होगा 1 घंटा पहले उठना, क्योंकि पहले ये हर एक छोटी बात पर अपने बाल बनाती थी, क्योंकि अभी उसके बाल बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में हैं और वो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। तभी हनाबी किरीगाया से दूर हटती है और इचिनोसे के पास बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है। हनाबी इचिनोसे पे चिल्लाती है और कहती है कि तुमने पिछली बार मुझे इग्नोर क्यों किया था। इचिनोसे हनाबी से कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है, कम से कम इतनी जल्दी तो नहीं कि इसमें तुम अपने हेयर भी ना बना पाओ। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और पीछे मुड़ती है और उस शीशे में अपने बाल ठीक करती है जो किरीगाया ने पकड़ा हुआ था। इचिनोसे रियलाइज करता है कि उसने अभी तक अपने बिखरे हुए बाल नोटिस भी नहीं करे थे। हनाबी खुद को संभालती है और कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम अगली रेस के एंकर बनने वाले हो। इचिनोसे एक गंदा सा रिएक्शन देता है और कहता है वेट क्या। तभी हनामी गुस्से में कहती है कि तुम्हें चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए। फिर वह अपना मूड 360 चेंज कर लेती है
फिर वह डिक्लेयर करती है कि तुमने मुझे इग्नोर करा और तुम सीरियस होकर दौड़े, इसकी वजह से मैं तुम्हें ह्यूमिलेट करूंगी। वह सेखी मारती है और कहती है कि किरीगाया क्लास बी का एंकर है और वो अपना पूरा बेस्ट देगा। फिर वो नीचे झुकती है और इचिनोसे को टोंट मारते हुए कहती है कि तुम ह्यूमिलेट होने के लिए तैयार हो जाओ। इचिनोसे को टोंट मारने के बाद वह उसकी तरफ एक कॉन्फिडेंट स्माइल पास करती है और उसे अलविदा करती है। कहती है कि वो जो चाहे वो कर सकता है लड़ने के लिए। वह इचिनोसे को धमकी देने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। इचिनोसे राहत की सांस लेता है और उन सब की ट्रेनिंग जारी रहती है। वह सुबह ट्रेनिंग करते थे और कभी कभी छुट्टी में भी ट्रेनिंग करते थे। वह ट्रेनिंग में अपना सब कुछ झोंकना चाहते थे। फाइनली बहुत ज़्यादा अरसे के बाद उनकी ट्रेनिंग का फाइनल दिन आ गया। हिसेगाया ने सबकी तारीफ करी और कहा कि तुम सबने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। युकिशिरो थकी हुई ज़मीन पे गिर जाती है बिल्कुल ढेर। वो तीनों साथ में बैठते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि कल बहुत बड़ा दिन है। हिसेगावा उन दोनों को तसल्ली देता है और कहता है कि हमारी स्पीड और टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है और वो कहता है कि आशा करता हूँ कि हम सब बिल्कुल अच्छा करें। हिसेगाया ये मेंशन करता है कि रिले रेस 1-on-1 तो नहीं होती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम किरीगाया को बिल्कुल क्रश कर देंगे। वह उसकी और तारीफ करता है और कहता है कि तुमने 2 वीक पूरे जी तोड़ से मेहनत करी है। इचिनोसे हिसेगाया को बहुत सारा थैंक यू कहता है उसके इतने ज़्यादा अच्छे शब्दों के लिए और वो ये भी कहता है कि काश मेरे पास और दिन होते ट्रेनिंग के लिए। हिसेगावा जो अभी भी इमोशनल है वो कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा जी तोड़ से मेहनत कर रहे हो तब भी तुम इतने ज़्यादा पॉजिटिव कैसे रह सकते हो। अभी हिसेगाया रोने लगता है और शांत होने के बाद कहता है कि मैं तुम दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि मैं किरीगाया की वजह से बहुत दिनों से सो नहीं पा रहा था, लेकिन तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने के बाद मुझे आखिरकार कुछ दिन से बहुत अच्छी नींद आ रही है। अभी युकिशिरो कहती है मुझे तुम दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर वो ग्रेटिट्यूड जाहिर करते हुए कहती है कि जो हम तीनों ने टाइम साथ बिताया वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो तीनों थोड़ी देर शांत रहते हैं और शांति को एंजॉय करते हैं, लेकिन हिसेगाया फिर से दुखी होकर कहता है कि मेरी अभी तक किरीगाया के लिए नफरत गई नहीं है। तभी युकिशिरो कहती है कि किरीगाया ने अपना हेयर स्टाइल जब से चेंज कर लिया है जब से उसने हनाबी को डेट करना स्टार्ट करा है वो किसी फ्रेशर की तरह लगता है जैसे कि इचिनोसे कुन। फिर वो क्लियर करके कहती है कि तुम्हारे पास बाल ही उसकी तरह हैं, बाकी सब टोटली डिफरेंट है। हिसेगावा तब कहता है कि मेरी एक्स को किरीगाया के बाल बहुत ज़्यादा पसंद थे और इसलिए उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था। तभी हिसेगावा कहता है कि पक्का उसने अपने बाल मुझे चिढ़ाने के लिए काटे होंगे। वो कहता है कि मैं बिल्कुल इडियट की तरह लग रहा हूँ और वो ये भी कहता है कि तुम मेरे ऊपर चाहे जितना हंस सकते हो, लेकिन इचिनोसे कहता है कि तुम पे हंसने का मुझे हक नहीं है क्योंकि तुमने अपने सच्चे दिल से प्यार किया है। ये सुन के हिसेगावा बिल्कुल टूट जाता है और इचिनोसे को एक अच्छा इंसान कहता है। ये वो पहले दोस्त थे जो हमारे एमसी ने बनाए। तभी युकिशिरो इचिनोसे की तारीफ करती है। वो पूछता है क्यों। तभी युकिशिरो उन चीज़ों की लिस्ट गिनाती है जिसकी वजह से पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा काइंड है। ब्राइट स्माइल के साथ करीब आते हुए वो कहती है कि तुम्हारी ये वाली साइड बहुत ज़्यादा वंडरफुल है। अचानक से वो दोनों करीब आ जाते हैं और शर्मा जाते हैं। सॉरी बोलने के बाद वो रिवील करती है कि उसे पता चला कि तुम कितने ज़्यादा वंडरफुल हो और वो कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। इचिनोसे अपनी इतनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और युकिशिरो भी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। फिर वो दोनों जल्दी से कन्वर्सेशन एंड करके कहते हैं कि कल हमें अपना बेस्ट देना होगा। वह गुड बाय वेव करती है और इचिनोसे भी यही करता है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। बेड पे लेते हुए इचिनोसे याद करता है कि हिसेगावा और युकिशिरो ने उसे पहले क्या कहा था। वो कहता है कि मैं इनका जितना ज़्यादा शुक्रिया अदा करूं वो कम है। वो पहली बार कुछ अजीब सा फील करता है। वो कहता है मुझे नींद नहीं आ रही, मेरा दिमाग भाग रहा है। फाइनली वो घड़ी आ जाती है जिसके लिए सबने इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी। रिले रेस का दिन। सुबह पूरी टीम पम्प्ड है, हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इचिनोसे फिर से अपने दोस्तों के शब्दों को याद करता है और वो ये भी याद करता है कि उन्होंने बहुत सारा टाइम साथ बिताया था और उन दोनों को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहता है। तो फेस्टिवल की शुरुआत होती है एक टग ऑफ वॉर कॉम्पिटिशन के साथ, जिसके बाद एक टायर कैरिंग रेस होती है। एक बॉल थ्रोइंग इवेंट होता है। भीड़ जोर से चीयर करती है ताकि वो कॉम्पिटिटर्स की हाइप बढ़ा सके। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हनाबी दिखाई जाती है जो कि फुल चीयर लीडर यूनिफॉर्म में थी। किरीगाया उसे क्यूट कहता है और वो कहता है तुम्हें देखकर तो मैं मर जाऊंगा। फिर वो कहता है कि अब मैं कुछ भी जीत सकता हूँ। तभी हनाबी अपनी क्यूटनेस दिखाते हुए किरीगाया से कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए फर्स्ट प्लेस जीतो। तभी किरीगाया कहता है हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो पक्का जीतेगा। तभी हनाबी इचिनोसे की तरफ स्माइल करती है और उनसे कहते हैं कि मुझे पक्का पता है कि तुम रिले रेस नहीं हारोगे। अब मेन इवेंट शुरू होने वाला है। अनाउंसर रनर्स को कहता है कि वह अपनी पोजीशन ले लें। हिसेगावा कॉन्फिडेंटली आगे आता है और कहता है कि मैं फर्स्ट लैप दौड़ूंगा और इसमें मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा ताकि मैं पूरी पावर से स्प्रिंट कर सकूं। युकिशिरो उन दोनों को इनकरेज
एनकरेज करती है और कहती है कि तुम दोनों अपना बेस्ट देना। तभी रेस स्टार्ट हो जाती है। हसेगावा ऐसे दौड़ता है जैसे उसकी ज़िंदगी दांव पे लगी हो। वह बहुत ज़्यादा चीयरफुल था और युकीशिरो उसे बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है। हसेगावा पोल को आगे पास करता है और ये देखकर युकीशिरो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है क्योंकि अगली बारी उसकी ही थी। इचिनो से तभी उसे शांत करता है और उससे कहता है कि तुम्हें बस वही करना है जो हमने प्रैक्टिस में किया था। वह उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है कि क्या मैं 1 सेकंड तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ। बिना किसी देर किए इचिनो से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वह उसका हाथ जोर से पकड़ती है और एक गहरी सांस लेकर कहती है कि अब उसे लगता है कि वह वो कर सकती है। वह उसे शुक्रिया अदा करती है और अपनी पोजीशन में आती है। वो चाहती है कि वह शाइन करे। वो पोल पकड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही पोल उसके हाथ में आता है वो बहुत ज्यादा तेज भागती है। हसेगावा कहता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग याद रखना। इचिनो से उसे भीड़ में से चीयर कर रहा होता है। वो अपनी लिमिट तक पुश करती है और एक स्टडी पेस रखते हुए वो सबको पीछे छोड़ देती है और पोल आगे पास करती है। वो लड़खड़ाते हुए इचिनोसे के पास आती है। इचिनोसे कहता है कि तुमने कमाल कर दिया, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी। युकीशिरो उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जोर से उसके लिए चीयर कर रहा था। युकीशिरो अपनी सांस संभालती है और कहती है कि मैं इतनी ही डिटर्मिनेशन से तुम्हारे लिए चीयर करूंगी। इचिनोसे तभी हसेगावा की तरफ देखता है जिसने बहुत ज़्यादा तेज रनिंग की थी और अपनी टीममेट्स की तरफ देखता है जो पोल पास कर रहे थे। फिर वो युकीशिरो की तरफ देखता है जिसने अपना सब कुछ दिया था। तभी उसे एंकर की पोजीशन का बोझ महसूस होता है। उसे उन सब के लिए एक ग्रेट रिजल्ट लाना होगा। तभी इचिनो से रेस की तरफ को देखता है। वो देखता है कि क्लास बी ने बहुत ज़्यादा मैसिव लीड ले रही है और जबकि उसकी क्लास सेकंड पोजीशन में होने के लिए स्ट्रगल कर रही है। उसके अपोनेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे और किरीगाया की टीम में से एक टीममेट कहता है कि तुम जैसा तो एंकर बनना भी नहीं चाहिए था। वो हसेगावा का भी मजाक उड़ाता है और ये पॉइंट आउट करता है कि ब्रेकअप के बाद इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। इन सब के बीच किरीगाया का टीममेट उसे पोल पास कर देता है। बहुत ज़्यादा खुश होकर एक रॉकेट की तरह एक्सेलरेट करके निकल जाता है। इचिनो से पीछे की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि उसकी टीम थर्ड पोजीशन पे हो गई है। जब सेकंड टीम का एंकर दौड़ना स्टार्ट करता है तो किरीगाया ट्रैक के आधे रास्ता भी कवर कर चुका होता है। आखिरकार इचिनोसे का टीममेट उसे पोल पास करता है। अब उसका वक्त आ गया है। वो खुद को बहुत ज़्यादा ताकत से आगे धकेलता है। बस घंटों की मेहनत, बस इसी पल के लिए वो ये याद करता है कि उसने अपने दोस्तों के साथ कितनी मेहनत की थी। कुछ ही सेकंड्स में वो सेकंड प्लेस वाले रनर को पीछे छोड़ देता है। वो अपने और किरीगाया के बीच में गैप कम करता है। वो कहता है कि बस गैप मुझे कम नहीं करना, मुझे उससे जीतना है। थोड़ी देर बाद सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इचिनोसे बहुत ज्यादा तेजी से स्पीड अप कर रहा था और देखते ही देखते वो किरीगाया से कैचअप कर लेता है। जब किरीगाया पीछे देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि इचिनोसे उसके पीछे ही था। इससे पहले किरीगाया कुछ रिएक्ट कर पाए इचिनोसे उसे पीछे छोड़ देता है। किरीगाया हारने के बारे में सोच के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और देखते ही देखते इचिनोसे किरीगाया को हरा देता है। इचिनोसे पहली बार फील करता है कि जीतना कैसा होता है। सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हसेगावा अपने आंसू पूछ के इचिनोसे को और उसके साथ सब टीममेट उसे ऊपर उठा लेते हैं और उसे चीयर करने लगते हैं। गावा जो कि अभी भी इमोशनल था वो इचिनोसे को गले लगा लेता है और हमें फिर हनाबी का सीन दिखाया जाता है जो दूर से देख के इन्हें बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रही होती है। उसी वक्त एक लड़की किरीगाया को ताना मारते हुए कहती है कि एक्चुअली में वो ट्रैक क्लब का पार्ट था और तब भी वो हार गया। वो कहती है कि सिर्फ अच्छा दिखने से ही जीत नहीं मिलती। वो कहती है कि इसकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा घटिया थी और वो हारना डिजर्व करता था। अब हमें इचिनोसे का रेस जीतने के बाद का सीन दिखाया जाता है। हसेगावा उसे बुलाता है और कहता है कि अब हम कैरोके पार्टी करने जा रहे हैं और तुम भी आना। फिर इचिनोसे रियलाइज़ करता है कि वो पहली बार किसी बिग गैदरिंग में जाने वाला है। युकीशिरो कहते हैं कि मुझे भी इन्वाइट आया है और तुम मेरे साथ चलना। जैसे ही वो दोनों जाने की सोचते हैं उन्हें हनाबी दिखती है किरीगाया के साथ। वो दोनों जल्दी से छुप जाते हैं क्योंकि वह दोनों उनसे टकराना नहीं चाहते। उनकी टीम को हराने के बाद उनसे बात करना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होगा। किरीगाया हनाबी से कहता है कि आज मैं बेस्ट फील नहीं कर रहा था, मुझे मेरी बॉडी भारी लग रही थी इसलिए मैं अपनी पीक पे परफॉर्म नहीं कर पाया। किरीगाया कॉन्फिडेंटली कहता है कि मैं इंटर हाई स्कूल कॉम्पिटिशन में अच्छा परफॉर्म करूंगा। हनाबी उसके बहाने पे अपनी आईब्रो चढ़ाती है और वो साफ तौर पे अनइम्प्रेस्ड लग रही थी। वो उससे कहती है क्या मतलब है तुम्हारा अगली बार से, अब हमारे बीच में जो भी था वो खत्म हो चुका है। किरीगाया हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड से, हम दोनों तो डेट कर रहे थे। नाभी किरीगाया के ऊपर हंसने लगती है और किरीगाया अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए कहता है कि तुम तो मेरे साथ स्कूल जाना चाहती थी और कभी कभी मेरा हाथ भी पकड़ लेती थी। नाभी कहती है कि तुम अपने दिमाग का यूज़ करना नहीं जानते, लगता है तुम्हारी मसल को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी है। वो उससे आगे कहती है कि अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, बस मैं ड्रामा कर रही थी तुम्हारे साथ। नाभी कहती है कि बस एक ही पर्सन था जो कि मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लायक था
किरीगाया पूछता है कौन, लेकिन वह उसे बताती नहीं है। किरीगाया अपना रिलेशनशिप बचाने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को डंप कर दिया और अपने बाल भी कटवाए ताकि मैं तुम्हारी पसंद से मैच कर सकूं। हनावी इस चीज़ पे हंस के कहती है कि सब कुछ तो तुमने ही चूज़ करा था, मैंने तो तुम्हें करने के लिए कुछ भी नहीं कहा था। वो कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा यूजलेस हो और तुम खुद को ही इतना ज़्यादा शर्मिंदा कर रहे हो। फिर वो उससे कहती है कि तुम मुझे अपने दिमाग से निकाल दो। किरीगाया की और बेइज्जती करके कहती है कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा यूजलेस बन चुके हो और मैं नहीं चाहती कि अब तुम मेरे आसपास रहो। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो वो इचिनोसे के साथ युकिशिरो को देखती है। वो उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो कहती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो। हनावी तभी इचिनोसे से कहती है कि तुम ये मत समझना कि मैं हार गई, मैं बस उस किरीगाया की वजह से हारी हूँ। और वो आगे कहती है कि मैंने अभी तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं करा है। इचिनोसे तभी कहता है कि मैं तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आऊँगा, क्या तुम्हें दिखता नहीं है मैं कितना ज़्यादा मच बेटर बन चुका हूँ तुम्हारे से दूर जाने के बाद। वो बोहे चढ़ा कर कहती है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। हनावी तभी ये कहती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तुम मेरे रिवेंज के लिए रेडी रहना। फिर वो पीछे मुड़ती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट युकिशिरो की तरफ मुड़ता है और कहता है कि सॉरी, तुम्हें इतनी ज़्यादा बकवास कन्वर्सेशन देखनी पड़ी। युकिशिरो उसे टाल देती है और कहती है अरे नहीं नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। युकिशिरो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। उसके रिप्लाई में कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर शाम को इचिनोसे अपने दोस्तों के साथ कैरियोके पार्टी में जाता है। सबकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और सब अभी दिन के इवेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं। वो इचिनोसे की तरफ पॉइंट आउट करते कहते हैं कि ये हमारा MVP है। सब एक दूसरे की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छी रेस करी और खासकर इचिनोसे की। सब लोग इचिनोसे की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी और ये भी कहते हैं कि तुमने अपनी लिमिट्स को बहुत ज़्यादा पुश किया। प्रोटैगनिस्ट हम्बल रहता है और कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस इसलिए जीते हैं क्योंकि सबने अपनी पूरी मेहनत करी। वो सब इचिनोसे के एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। इचिनोसे बहुत सारे लोगों को जानता है और वो ये पॉइंट आउट करता है कि क्लास रेप वो लोग हैं जो किसी को भी लोनली फील करने नहीं देते। एक पॉइंट पे वो युकिशिरो से सॉन्ग के बारे में बात करता है, कहता है कि ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है जो बज रहा है। तभी हंसेगा वो गाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि ये सॉन्ग डेडिकेटेड है मेरे दोस्त को। वो कहता है कि सबको तो पता है कि मेरी एक्स ने मुझे डंप कर दिया था, लेकिन मेरे इस दोस्त ने मुझे उससे बदला लेने में हेल्प करी। सबको फिर महसूस होता है कि इचिनोसे ने सिर्फ रेस ही नहीं जीती लेकिन अपने दोस्त की भी बहुत ज़्यादा मदद करी है। इचिनोसे जैसे ही खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन ग्रुप तो उसकी काइंडनेस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था। वो कहता है कि मैं तो बस युकिशिरो की प्रैक्टिस में मदद करना चाहता था, लेकिन वो सब कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो और तुम बहुत ज़्यादा वंडरफुल भी हो। तभी सारे लड़के कहते हैं कि तुम्हारे सिर्फ लुक्स ही अच्छे नहीं है, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। युकिशिरो कहती है कि इचिनोसे तुम बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल हो, बिल्कुल किसी हीरो की तरह, और सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं और मैं भी खुद को रोक नहीं पाई तुम्हें एडमायर करने से। युकिशिरो कहती है कि आज तुम दौड़ते हुए बहुत ज़्यादा कूल लग रहे थे और जब मैंने तुम्हारी नज़रों का पीछा किया तो मेरी चेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा भारी लगी और ऐसा लगा जैसे कि मैं सफोकेशन से मर जाऊंगी। और ये बोलने के बाद वो दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं और इचिनोसे अपने मन में सोचता है कि अजीब सी फीलिंग क्या है। फिर वो दोनों एक कंफर्टेबल खामोशी में आ जाते हैं, दोस्तों को अपने गाते हुए सुनते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इचिनोसे उन सबको मज़ा करते हुए देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो अपना दिमाग शांत करने के लिए थोड़ी देर बाहर जाता है और वो वहाँ देखता है कि दो लड़कियाँ बात कर रही हैं। वो दोनों उसकी ही क्लास की थी। फिर वो दोनों कन्वर्सेशन करके उन सब की बेइज्जती करते हुए कहती है कि मीनागुची-सान और बाकी सब इचिनोसे के बहुत ज़्यादा करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो दोनों कहती हैं कि ये सब कुत्तों की तरह है जो कि बस आसपास घूमते रहते हैं। इचिनोसे सोचता है कि शायद इन दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है क्योंकि मीनागुची-सान मेरे से बात करने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन वो मेरे ज़्यादा करीब नहीं आ रही थी। फिर वो दोनों आगे बॉयज़ की बेइज्जती करते हुए कहती हैं कि बॉयज़ तो सिर्फ 2D में अच्छे लगते हैं, इन जैसे बॉयज़ तो मुझे पिक की तरह लगते हैं। इचिनोसे को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो दोनों उसके पीठ पीछे बातें कर रही थी। वो कहता है कि मीनागुची-सान इनकी बातों से बिल्कुल अपोजिट है। जब वो कैरियोके पार्टी में वापस आता है तो वो देखता है कि मीनागुची-सान गाना गा रही हैं और बाकी सब इंजॉय कर रहे हैं। फिर तभी एक बंदा कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्लास को एक साथ देख के। तभी एक बंदा वहाँ सजेस्ट करता है कि ये अब हमें दोबारा करना चाहिए। तभी सारे लड़के डिसाइड करते हैं कि अगली गैदरिंग बस बॉयज़ के लिए होनी चाहिए, लेकिन गर्ल्स कहती है कि ये गलत बात है। हमारा लड़का इचिनोसे एग्री करता है। इचिनोसे तभी आगे बढ़ता है और वो आसपास देखता है तो उसे अजीब सी सेंसेशन महसूस होती है जैसे कि उसने किसी की शैडो को मूव होते हुए देखा हो। इचिनोसे इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। वो सोचता है कि शायद ये मेरी इमेजिनेशन होगी, क्या फिर कोई आवारा बिल्ली। युकिशिरो इचिनोसे से कहती है क्या तुम मेरे साथ थोड़ी दूर तक चल सकते हो जब तक हम
अलग नहीं हो जाते। इचिनो से बिना किसी हिचकिचाहट के उसे हाँ कर देता है और कहता है कि मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम सेफली घर पहुंच जाओ, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि एक लड़की रात में अकेले चले। युकिशिरो तभी कहती है कि बिना किसी एफर्ट के तुम इतनी सारी प्यारी बातें कैसे कह सकते हो, मेरा दिल ये सब हैंडल नहीं कर सकता। उसका चेहरा लाल हो जाता है जैसे ही सारे क्लासमेट उसकी तरफ वेव करके उसे अलविदा करते हैं। एक तरफ हनाबी एक जगह छुप के इस सीन को देखती है और कहती है कि इचिनो से बस उसका है। हनाबी चाहती है कि इचिनो से का चार्म कोई और डिस्कवर ना करे, क्योंकि अगर उन लोगों ने कर लिया तो इचिनो से हर लड़की का टारगेट बन जाएगा। हनाबी अपने मन में सोच के कहती है कि मुझे इचिनो से को इन सब से वापस लेना होगा। उसकी हंसी से पता चल रहा था कि उसने कुछ ऐसा प्लान करा था जिसकी वजह से इचिनो से की स्कूल लाइफ खराब होने वाली थी। अगले दिन स्कूल में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। स्टूडेंट्स एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और आपस में बातें करते हैं। क्लासरूम में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है क्योंकि उनकी टीचर सामने आती हैं बिल्कुल एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। तभी टीचर अनाउंस करती हैं कि हमारी क्लास को एक लेटर रिसीव हुआ है बुलिंग का इल्जाम लगाते हुए। टीचर बहुत ज़्यादा निराश दिख रही थी। वो कहती हैं कि एक बच्चे को इतनी ज़्यादा बुलिंग का सामना करना पड़ रहा है कि अब वो स्कूल भी नहीं आना चाहता। अभी इचिनो से सोचता है कि मैं बस मेरे साइड में जो युकिशिरो बैठती है उससे और क्लास के कुछ पॉपुलर लड़कों से बात करता हूँ। अभी वो एक खाली सीट नोटिस करता है। वो सोचता है कि ये पक्का डेडोय एरिका की होगी, जो कि उस रात कैरोके पार्टी में कंप्लेन कर रही थी। वो सोचता है कि इसके वर्ड तो बहुत ज्यादा हार्श थे। इचिनो से सोचता है कि उस रात वो पक्का इसलिए कंप्लेन कर रही होगी क्योंकि वो बुलिंग का शिकार थी। टीचर बोलते हैं कि गिल्टी पार्टी आगे आओ, लेकिन कोई नहीं आता। इचिनो से तभी सोचता है कि ये सब तो किसी क्राइम सीन की तरह लग रहा है और टीचर तो ऐसे लग रही हैं जैसे अभी ट्रेनिंग करके आई हूँ। टीचर तभी उन सबको वार्न करके कहती है कि अगर बुलिंग केस रिसॉल्व नहीं हुआ तो ये पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारी स्कूल ट्रिप कैंसिल हो जाए। टीचर की इस वार्निंग के बाद क्लास में ऐसा लगा जैसे किसी का फ्यूनरल चल रहा हो, लेकिन एंड में कोई भी आगे आके कन्फेस नहीं करता। 5 दिन बाद स्कूल को एक और लेटर रिसीव होता है और उसमें बुली का नाम था। टीचर कहती है कि मैं बुली का नाम रिवील कर दूंगी अगर तुम मेरे सामने नहीं आए। टीचर तभी युकिशिरो की सीट पे जाती हैं और कहती हैं कि इस लेटर के अंदर तुम्हारा नाम है और तुम मुझे काउंसलिंग रूम तक फॉलो करो। युकिशिरो बहुत ज्यादा उदास लग रही थी। वो अपने आंसू रोक के टीचर के साथ काउंसलिंग रूम तक जाती है। आरोप लगने स्टार्ट हो जाते हैं। युकिशिरो को दूसरी लड़की को हरास करने के लिए उस पर ब्लेम लगाया जाता है। फिर सब लोग डिस्कशन करते हैं कि डेडोय तो बस ओटाकू ग्रुप के साथ रहती थी और युकिशिरो अपनी किताबों में खोई रहती थी। हमने तो उन्हें कभी साथ भी नहीं देखा। अभी हसेगावा इचिनो के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी इचिनो से कहता है कि ये बात तो बिल्कुल सेंस नहीं बनाती, क्योंकि अगर स्कूल में कोई बुली हो रहा होता तो किसी को इसके बारे में थोड़ा सा तो आइडिया होता और स्टूडेंट्स को भी अभी आइडिया हुआ है जब टीचर ने बताया है। क्लासमेट आपस में बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि शायद ये सच हो सकता है। हसेगावा कहता है कि मुझे लेटर सस्पिशियस लग रहा है और मुझे इन सब पे यकीन नहीं है। जैसे ही वो दोनों ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं, युकिशिरो क्लास में एंटर करती है बिल्कुल उदास। शांति से आती है और इचिनो से की साइड वाली सीट पे बैठ जाती है। फिर पेपर में कुछ लिख के इचिनो से को दिखाती है। उस पेपर में लिखा था कि इचिनो से सान, मैंने किसी को बुली नहीं करा है और आप मुझ पे बिलीव करें। इचिनो से तभी रीश्योर करता है और कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और ये सुन के युकिशिरो का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। तभी इचिनो से फैसला करता है कि वो इस बात की गहराई तक जाएगा। तभी वो तीनों इकट्ठा होते हैं और हसेगावा कहता है कि सिचुएशन तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। इनके आखिर में टीचर आती है और सबको इन्फॉर्म करती है कि युकिशिरो ने अपने ऊपर लगे सारे ब्लेम को डिनाई करा है, लेकिन टीचर कहती हैं कि इस चीज से कुछ भी साबित नहीं होता। वो कहती हैं कि उन्हें एक प्रॉपर लेटर मिला था कि युकिशिरो उस लड़की को बुली करती थी। टीचर उन सबको एक पेपर देती हैं और उन सबको उनके विचार लिखने के लिए कहती हैं और उन सबको वार्न करती हैं कि अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो उनकी स्कूल ट्रिप कैंसिल हो जाएगी। और इचिनो से तभी सोचता है कि ये मामला तो हाथ से निकलता जा रहा है। इचिनो से कहता है कि अब हम टीचर पर भी भरोसा नहीं कर सकते, अगर हमें जवाब चाहिए तो हमें खुद पता लगाना होगा। हसेगावा कहता है कि टीचर्स यूजलेस हैं, बस वो आरोप लगाने में सही हैं। तभी युकिशिरो उन दोनों से माफी मांगते हैं, लेकिन हमारा लड़का रीश्योर करता है और कहता है कि इसमें से तुम्हारी गलती नहीं है। वो कहता है कि अगर हम सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान से देखेंगे तो हम इस केस को सॉल्व कर सकते हैं। वो आगे कहता है कि मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन अब हम इसे साथ में सॉल्व कर सकते हैं। युकिशिरो उसे थैंक यू बोलती है। इचिनो से युकिशिरो की तरफ देखता है और कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी इसका दिल शांत करना चाहता हूँ। तभी हमारा एमसी कहता है कि अब हमें लेटर से स्टार्ट करना चाहिए और वो युकिशिरो से पूछता है कि तुम्हें टीचर ने क्या बताया और ये लेटर किसने भेजे हैं। युकिशिरो कहती है कि ये एरिका
एरिका ने खुद से भेजे हैं। हसेगावा तभी सोचता है और कहता है कि सेकंड लेटर भी एरिका ने ही दिया था जब कुछ स्टूडेंट्स उसके घर गए थे। और वो कहता है कि युकिशिरो को बैड गाय इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उसका नाम बस पेपर पे है, और वो कहता है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो शायद ये केस हम जितना ज़्यादा सोचते हैं उससे ज़्यादा ईजी हो सॉल्व करना। तभी एमसी सोचता है कि युकिशिरो पे बुलिंग का इल्ज़ाम लगाने का बस एक ही रीज़न हो सकता है, क्या तो एरिका को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, या फिर कोई गैप खाली रह गया होगा जिस वजह से एरिका को ऐसा लगा जैसे युकिशिरो उसे बुली कर रही है। लेकिन जो भी बात हो, मुझे एरिका से ही डायरेक्ट जाके पूछना होगा। तभी वो युकिशिरो और हसेगावा की तरफ देखता है और कहता है कि अब हमें एरिका के घर जाना होगा, और ये चीज़ उन दोनों को हैरान कर देती है। तभी हमारा एमसी कहता है कि अब हमें एरिका के घर जाने का ट्राई करना होगा और पक्का उसका एड्रेस क्लास बुक में होगा। युकिशिरो इस पे एग्री करती है और वो कहती है कि मुझे पता है मुझे एरिका सान को परेशान नहीं करना चाहिए और मैं थोड़ी नर्वस भी हो रही हूँ। वो कहती है शायद मैंने उसे बिना जाने ही हर्ट कर दिया होगा, और वो आगे कहती है कि मैंने उससे कभी बात नहीं करी लेकिन इसके चांसेस ज़ीरो नहीं है। युकिशिरो कहती है कि अगर मैंने कुछ करा है तो मैं डायरेक्टली उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तभी एमसी अपने पुराने दिनों को याद करता है और कहता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा बुली हुआ हूँ लेकिन मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। वो कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आई दूसरी पार्टी पलटवार करे, लेकिन अभी मेरे पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं युकिशिरो के काइंड वर्ड्स को डिनाई कर दूँ। हसेगावा अपने क्लब जाने लगता है और एमसी कहता है कि अब हमारे पास कोई चांस नहीं है, अब हमें एरिका के घर ही जाना होगा। वो दोनों एरिका के घर पहुंच जाते हैं। युकिशिरो बेल बजाती है लेकिन तभी एरिका की आवाज़ आती है और कहते हैं कि तुम दोनों वापस घर चले जाओ। वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं है, तुम मुझे हर वक्त वर्बली अब्यूज़ करती थी। ये सुन के युकिशिरो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और तभी एरिका की आवाज़ आती है। वो कहती है कि तुम इतना ज़्यादा इनोसेंट साउंड मत करो, बस तुम क्लासमेट के सामने एग्री कर लो कि तुमने मुझे बुली करा है। एरिका युकिशिरो पे चिल्लाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, और ये युकिशिरो को डरा देता है। हमारा एमसी सोचता है कि एरिका की रिक्वेस्ट बहुत ज़रा स्ट्रेंज है। वो क्यों चाहती है कि युकिशिरो क्लासमेट के सामने अपॉलॉजी करे? अगर उसे अपॉलॉजी करनी होगी तो वहाँ पे एरिका को खुद प्रेजेंट होना चाहिए। एमसी सोचता है कि एरिका आखिरकार चाहती ही क्या है। तभी वो चौंक जाता है और कहता है कि ये तो मुझे फीलिंग कैरियोके में आई थी, और वो किसी को भागते हुए देखता है। हमारा एमसी युकिशिरो को सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम मेरा यहीं इंतज़ार करना, और वो उसका पीछा करने लगता है। हमारा एमसी उस लड़की का पीछा करता है और फाइनली उसे पकड़ लेता है, और हम देखते हैं वो लड़की हनाबी निकलती है, और तभी वो कहती है कि तुमने मुझे पकड़ लिया। इचिनो से उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और हनाबी कहती है क्या मुझे आंसर देना ज़रूरी है? तभी इचिनो से अपने मन में सोचता है क्या ये एरिका बुलिंग केस में इन्वॉल्व है। वो सोचता है कि उससे अचानक ऐसी जगह पे मिलना बहुत ज़्यादा अजीब है, और हनाबी भी बहुत ज़्यादा अमेज्ड लग रही है। हनाबी तभी हमारे एमसी से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना डेस्परेटली मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हनाबी तभी हमारे एमसी के करीब आती है और उससे कहते हैं कि तुमने कहा था कि अब हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे बिना बहुत ज़्यादा लोनली और हेल्पलेस हो जाते हो। फिर वो आगे कहती है कि तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा काइंड हूँ, अगर तुम मेरे सामने अपॉलॉजी मांगोगे और मुझसे चिपक जाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। इचिनो से उसके मुंह पे बोल देता है नो थैंक्स, और वो कहता है कि मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करूंगा। क्या तुम अभी हमारे क्लास में जो बुली का केस चल रहा है, क्या तुम उसमें इन्वॉल्व हो? और ये सुन के हनाबी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? तभी हमारा एमसी हनाबी को कॉर्नर कर देता है, और ये देख के हनाबी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। इचिनो से तभी सोचता है कि ये ब्लश क्यों कर रही है, क्या ये भाग रही थी इसलिए? लेकिन वो सोचता है कि ये सब अभी मैटर नहीं करता, अभी जो मैटर करता है वो है बुलिंग केस। इचिनो से उससे कहता है कि तुम ये बंद करो झूठ बोलना, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। और ये देख के हनाबी हंसने लगती है और कहती है कि एज एक्सपेक्टेड तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। तभी वो कहता है कि मैं इस चीज़ से सरप्राइज नहीं हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोलती हो। तभी इचिनो से एक्सप्लेन करता है और कहता है कि तुम बचपन से हमारे आसपास जितने भी अडल्ट थे उनसे झूठ बोल रही थी और उन्हें धोखा दे रही थी, और मैं तुम्हारे हर वक्त साथ था, कोई चांस नहीं है कि मैं तुम्हारी हरकतों में फंस जाऊंगा। हम एक सीन देखते हैं जिसमें हनाबी एक बिल्ली ढूंढने का क्रेडिट लेती है और रिवॉर्ड को एंजॉय करती है, बल्कि वो बिल्ली हमारे एमसी ने ढूंढी थी। इचिनो से उससे कहता है कि तुम मुझे पागल नहीं बना सकती। हनाबी तभी कहती है ओ तुमने मुझे पकड़ लिया, और वो कहती है कि मैं इसलिए पैनिक में भाग रही थी, मैंने सोचा मैं क्यूट लगूंगी। इचिनो से उससे पूछता है कि ऐसा इस बार तुमने क्या कर दिया, क्या तुमने ही एरिका को ऑर्डर दिया था कि वो सारी क्लास के सामने कन्फेस करे कि युकिशिरो से बुली कर रही है? हनाबी कहती है जैसे मैं उसे ऑर्डर दे सकती हूँ, मैंने बस उसकी प्रॉब्लम्स पे थोड़ी सी एडवाइस दी थी। क्लासमेट के बीच की खुशी उसे इरिटेट कर रही
रही थी। तो मैंने उसे बताया कि उसे बर्बाद कैसे करना है। हनाबी कहती है मैंने जो कहा था एरिका वो ही कर रही है, और वो हंस के कहती है क्या इसका इफेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। हनाबी हंस के कहती है कि एरिका भी मुझे सेटिस्फाई लग रही है, और इचिनो से कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तभी हनाबी कहती है कि नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। हनाबी तभी कहती है मैं बस किसी ऐसे को ढूंढ रही थी जो तुम्हारी क्लास को डिस्टर्ब कर सके, और ये सब बस एक कोइंसिडेंस था जो मुझे एरिका मिल गई। एमसी तभी सोचता है कि हनाबी ने एरिका के दिल में जो ओपनिंग थी उसका फायदा उठाया। वो उससे सवाल करता है कि तुम दोनों कैसे मिले। तभी हनाबी कहती है कि अगर तुम्हारे क्लासमेट की बात है तो मैंने उन सब की इन्फॉर्मेशन पहले ही कलेक्ट कर ली थी और उसको डाटा में कन्वर्ट कर लिया था। तभी इचिनो से खुद से सवाल करता है और सोचता है कि क्या मैंने जो प्रेजेंस कैरियोके के बाहर फील करी थी क्या वो हनाबी की ही थी। तभी हनाबी सवाल करती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों करा। तभी इचिनो से जवाब देता है कि हाँ, प्रोबेबली तुम्हें मुझसे रिवेंज लेना था। हनाबी तभी जवाब देते कि हाँ, मैं तुम्हारी बहुत सारी चीज़ों से गुस्सा तो थी और तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी एक्ट कर रहे थे। हनाबी कहती है कि अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे रिवेंज लेने के लिए ये सब कर रही हूँ तो तुम वे ऑफ द मार्क हो। मैं सब ये इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हारे आसपास की मक्खियों को दूर हटा सकूँ। हनाबी इचिनोसे को क्लियर देखने के लिए कहती है और इचिनोसे अपने मन में सोचता है कि हाँ, मैं पहले ही से ही क्लियर देख सकता हूँ, और वो कहता है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है और तुम ये सब स्कूल को कैसे एक्सप्लेन करोगी। तभी हनाबी हंस के कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी ऑब्वियस चीज़ स्कूल को एक्सप्लेन करूंगी, तुम पहले की तरह ही क्लमसी हो। इचिनोसे तभी सोचता है कि हाँ, हनाबी ये सब स्कूल को एक्सप्लेन ही क्यों करेगी। वो सोचता है कि मेरे लिए बेटर होगा और ज़्यादा पॉसिबल होगा कि हम लोग जाकर एरिका को मनाएं, और वो कहता है कि फर्स्ट प्लेस पे कल्प्रेट जो थी वो एरिका ही थी, और नो मैटर मैं जितना हनाबी से इस सिचुएशन के बारे में बात कर लूँ ये सिचुएशन चेंज नहीं होगी। तो वो हनाबी को कॉर्नर करना बंद करता है और हनाबी उससे पूछती है क्या तुम जा रहे हो, और वो कहती है कि हम लोग साथ में घर क्यों नहीं चलते। हनाबी उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम भी मुझसे और बात करना चाहते थे ना, लेकिन तुम ऑनेस्ट नहीं हो रहे। इचिनो से तभी उसे एक्सप्लेन करता है कि मैं तुम्हारे पीछे इसलिए नहीं भागा था ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं, बल्कि मैं इसलिए भागा था ताकि मैं अपने क्लासमेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ये सुन के हनाबी पैनिक करने लगती है और उसे रुकने के लिए कहती है। वो कहती है कि मैं सोच रही थी कि तुम मुझे वापस पाना चाहते हो। इचिनो से अपने मन में सोचता है और कहता है कि मुझे पता है हनाबी ने इतनी सारी प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट करी ताकि वो अटेंशन ले सके मेरे से, लेकिन मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि उसने युकिशिरो को हर्ट करा है अपने सेल्फिश रीज़न की वजह से। वो सोचता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं हनाबी को क्रिटिसाइज़ या फिर ब्लेम कर सकूं, और वो सोचता है कि इस जैसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव रिस्पॉन्स क्या होगा। वहाँ से चुपचाप जाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम्हें नए दोस्त बनाने चाहिए ना कि नए एनिमीज़। हनाबी हमारे एमसी से कहती है कि हम वैसे कभी नहीं हो पाएंगे जैसे कि हम लोग पास्ट में थे, कभी नहीं। तभी हम हनाबी को रोते हुए देखते हैं, लेकिन हमारा एमसी कहता है कि जैसे युकिशिरो के आंसुओं ने मेरे दिल को स्ट्रेट कर दिया, हनाबी के आंसू ऐसा नहीं कर पाएंगे, और शायद उसके आंसू भी उसके प्लान का ही पार्ट है। और फिर वो युकिशिरो के पास गया और उसे रियलाइज हुआ कि सब कुछ तो उसकी वजह से ही हुआ है। फिर वो युकिशिरो के सामने झुकता है और कहता है कि पहले मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ था और इन रिटर्न उसने मेरे आसपास के लोगों को दर्द देना स्टार्ट कर दिया। मैं आपसे बहुत ज्यादा सॉरी हूँ। युकिशिरो इचिनोसे के हाथ पकड़ लेती है और उसे उसका सर ऊंचा करने के लिए कहती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है। युकिशिरो उससे पूछती है क्या हमारा पीछा वही पर्सन कर रहा था जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई है। इचिनोसे कहता है कि हाँ, शायद वो हमें चेक कर रही थी, और ऐड करता है कि एरिका को उसने ही झूठ बोलने के लिए कहा था, और वो कहता है कि इस एरिका का केस मैं हैंडल करूंगा। इचिनोसे कहता है मुझे इस केस को सॉल्व करने में लगभग 1 दिन लगेगा, और वो उससे टाइम मांगता है। युकिशिरो ये सुन के घबराने लगती है और कहती है इचिनोसे सान, तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। लेकिन इचिनोसे कहता है कि नहीं, तुम बस ये सब मुझ पर छोड़ दो। जब मैं हनाबी से बात कर रहा था तो मैं इस इंसिडेंट को सॉल्व करने के मेथड देख रहा था, और मुझे तभी 2-3 मेथड सूझे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अंडर हैंडेड मेथड्स हैं और मैं तुम्हें इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। तुम बहुत ज़्यादा अनईजी फील कर सकती हो, लेकिन मैं इस केस को जल्दी ही सुलझा दूंगा। अभी युकिशिरो से थैंक यू बोलती है और पूछती है क्या तुम्हारा जिस पर्सन से झगड़ा हुआ था क्या वो ठीक है। तभी इचिनोसे थोड़े सदमे में चला जाता है और वो सोचता है कि मुझे इसे डिटेल एक्सप्लेन करने का भी टाइम नहीं है, लेकिन मुझे इसे एक्सप्लेन करना ही होगा, वो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ जो मेरे और हनाबी के बीच में था। लेकिन अगर मैं इस बारे में अभी बात करता हूँ तो इसे ऐसा लगेगा जैसे कि मैं हनाबी का विक्टिम हूँ, और ये बात सही है, मैं उसका विक्टिम हूँ, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में है। युकिशिरो उसकी चिंता करने लगेगी और कहेगी तुम्हारी इसमें गलती नहीं है। हालांकि युकिशिरो बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में है और ये सब हनाबी के वजह से हुआ है, तो युकिशिरो को जानने का हक है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जैसे ही ये केस रिजॉल्व हो जाएगा तो मैं हनाबी और अपने बीच की सारी चीज़ें युकिशिरो को एक्सप्लेन कर दूंगा, और फिर वो अपना इरादा पक्का कर लेता है। अगले दिन स्कूल के बाद इचिनोसे मारिका को सरप्राइज कर देता है और कहता है कि मुझे तुमसे एरिका के बारे में कुछ चीज़ें पूछनी है। इचिनोसे तभी एक्सप्लेन करता है और हमें बताता है कि मारिया वही है जो एरिका के साथ कैरियोके में गॉसिप कर रही थी, और वो उम्मीद कर रहा
है ताकि वो एरिका का सोशल मीडिया अकाउंट उसे जान सके। इचिनो से तभी मारिया से पूछता है कि एरिका क्या सोशल मीडिया अकाउंट यूज करती है, अगर करती है तो क्या मुझे उसका सोशल मीडिया अकाउंट मिल सकता है। लेकिन मारिया मना कर देती है और कहती है कि ये सब रूल्स के खिलाफ है। इचिनो से तभी कहता है कि मुझे पता है कि ये रूल्स के खिलाफ है, लेकिन मुझे एरिका सान से बहुत जरूरी बात करनी है और मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन किसने दी। मारिया बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही होती है। तभी इचिनो से कहता है कि तुम्हें तो ये फैक्ट पता ही होगा कि युकिशिरो ने उसे बुली नहीं करा है, क्या तुम उसके खिलाफ गवाही देने में मेरी मदद कर सकती हो। वो कहता है कि युकिशिरो सान इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट है। वो मारिया के सामने झुकता है और उससे हेल्प मांगता है, लेकिन मारिया उसके मुंह पे मना कर देती है। वो कहती है कि मैं परवाह ही क्यों करूँ, अगर युकिशिरो सान ट्रबल में है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वो कहती है कि मैं किसी के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होती जब तक मेरा उस चीज़ में कोई काम ना हो। इचिनो से कहता है क्या तुम एरिका की दोस्त नहीं हो। वो कहती है कि हम दोस्त तो नहीं हैं, हम ज़्यादातर गीकमेट्स की तरह रहते हैं। गीकमेट्स वो होते हैं जिनका सेम ही चीज़ में इंटरेस्ट होता है, जैसे इन दोनों का मांगा और फिक्शनल कैरेक्टर में इंटरेस्ट है। तभी एमसी सोचता है कि सर्टेनली मुझे इसके बिहेवियर से ऐसा तो नहीं लग रहा कि जैसे ये दोनों बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त हैं, लेकिन मुझे इससे अपनी डिमांड्स मनवानी ही पड़ी। अभी इचिनो से कहता है क्या तुम्हारे मन में एरिका के लिए कोई हार्ट फीलिंग्स नहीं है, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। वो कहती है कि मुझे गलत मत समझना, मैं ये सब एरिका के लिए नहीं कर रही, लेकिन इसमें मेरा बस लॉस ही है, तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तभी इचिनो से कहता है क्या तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी। फिर इचिनो से सोचता है कि मुझे पता था कन्वर्सेशन यहाँ तक आ सकती है। इचिनो से सोचता है कि अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, अब मुझे अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना ही पड़ेगा जो मैंने लास्ट मूवमेंट के लिए छुपा के रखा था। इचिनो से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती। फिर वो कहता है कि अब हमें एक चीज एक्सचेंज करनी चाहिए। वो कहता है क्या तुम एरिका के साथ कैरियोके में थी स्पोर्ट फेस्टिवल के दौरान बाथरूम के पास हॉलवेज में। और ये सुन के वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो उससे घबराते हुए पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो वो जवाब देता है कि मैं बस सुनने लायक दूरी पे था। वो कहता है कि मैंने सुना था कि तुम एरिका के साथ हमारे क्लासमेट की बुराई कर रही थी, तुम उनकी नाम लेके बहुत ज़्यादा बुराई कर रही थी, और अगर मैंने ये सब उन सबको बता दिया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकते हैं। और वो कहता है कि तुम जिनकी बुराई कर रही थी वो क्लास के की मेंबर्स हैं, अगर उन्हें मैंने ये बात बता दी तो तुम्हारे आने वाले साल बहुत ज़्यादा मुसीबत में जा सकते हैं। लेकिन तभी वो कहते हैं कि तुम्हारी बात पे कौन ही यकीन करेगा। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है। लेकिन हमारा इचिनो से कहता है कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे कि युकिशिरो के साथ हुआ। वो कहता है कि सबको पता है कि युकिशिरो ने एरिका को बुली नहीं करा है और उसके काइंड नेचर के बारे में सब जानते हैं, लेकिन जैसे ही रूमर्स फैले तो क्लासमेट उसके बारे में बात करने लगे। और तुम्हें पता है कि अगर मैंने क्लासमेट को ये बता दिया तो रूमर्स फैलने में टाइम नहीं लगता। इचिनो से कहता है कि किसी को परवाह नहीं होगी कि सच कहाँ है। और ये सुन के मारिया बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो भी सेम कंडीशन में हो सकती है। और इचिनो से कहता है कि अगर किसी के पास एविडेंस ना हो तो बस वो इस हरास में फंस के रह जाता है। अभी वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें एरिका का सोशल मीडिया अकाउंट दे दूँ तो तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। वो कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो एरिका का नाम रिवील कर सकते हो, लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। वो कहती है कि अगर तुमने ये बात रिवील कर दी तो मैं अपनी क्लास में पोजीशन खो दूंगी और अभी भी मुझे सब कंसीडर करते हैं ग्लूमी गर्ल की तरीके से। लेकिन इचिनो से कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। इचिनो से कहता है कि किसी के पीठ पीछे गॉसिप करना बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और वो कहता है क्या तुम मिनी गुचे और अदर से बहुत ज़्यादा जेलस थी। तभी इचिनो से शांत आंखों से उसे देखता है और कहता है कि मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ, मैं भी बहुत सालों से लोनर हूँ और सबको इतना ज़्यादा मज़े करके देख मैं उन्हें एडमायर करने से नहीं रोक पाता। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी जेलेसी क्लास के पॉपुलर बच्चों से थी। और वो कहता है कि मैं तुम्हें समझता हूँ क्योंकि मैं भी कभी कभी ऐसा ही फील करता था। अभी हम मारिया को एक नई रोशनी में देखते हैं और वो कहती है कि मैं ये बिलीव नहीं कर सकती कि 3D में भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, इतने ज़्यादा कूल, काइंड और केयरिंग। वो कहती है ये तो एक मिरेकल है। इचिनो से तभी सवाल करता है और कहता है कि मैं सुन नहीं पा रहा, तुम इतनी ज़्यादा तेज़ तेज़ क्या बोल रही हो। तभी वो कहती है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और वो वहाँ से भाग जाती है शर्माते हुए। फिर रात हो जाती है और हमें इचिनो से दिखाया जाता है। वो कहता है कि अब मुझे मेरे प्लान का सेकंड फेज स्टार्ट करना होगा। वो कहता है कि अब मुझे ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि मैं हनाबी हूँ। फिर वो आगे बताता है कि मुझे एरिका के अकाउंट को कांटेक्ट करना होगा हनाबी बन के। मुझे पता है वो मेरे से बात नहीं करना चाहती, लेकिन अगर उसे कांटेक्ट करे और वो हनाबी हो तो वो उससे ज़रूर बात करे। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ कि वो मेरे से बात करने के लिए मान जाए तो बस मुझे उसे थोड़ा बहलाना है और उससे ऐसा कॉन्सिक्लूसिव एविडेंस बनाना है कि वो कन्फेस कर ले कि वो युकिशिरो के द्वारा बुली नहीं हुई। और प्लान का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मुझे हनाबी की पूरी तरीके से एक्टिंग करनी होगी ताकि एरिका को बिल्कुल मुझ पर डाउट ना हो। तभी इचिनो से कहता है कि मैं बहुत सालों से हनाबी के साथ हूँ और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसे पूरी तरीके से कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो एरिका के साथ सोशल मीडिया में टच में है कि नहीं है। इचिनो से तभी बताता है कि हनाबी एक ऐसे टाइप की लड़की है जो अपने सारे ऐप लॉक करके रखती है और उसने बस मेन अकाउंट मुझे ही दे रखा है। और वो बताता है कि उसका एक दूसरा अकाउंट भी है जहाँ पे वो अपनी ट्विस्टेड फीलिंग्स और अपना रियल नेचर दिखाती है कि वो कितनी ज़्यादा बुरी है। फिर वो स्काइप डाउनलोड करता
है और उसमें अपना नाम हनाबी रखता है। फिर वो एरिका के अकाउंट को फॉलो करता है जो कि उसे मारिया ने बताया था। ऐसा करने के बाद इचिनो उसे वेट करता है और अपने फ़ोन को ही घूरे जा रहा होता है। तभी 5 मिनट में एक मैसेज आता है। इचिनो से कहता है कि अभी तो ज़्यादा समय भी नहीं। सामने से एरिका का मैसेज आता है। वो उसे फॉलो करने के लिए थैंक्स कहती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी स्काइप चलाती हो। फिर वो आगे बताती है कि युकिशिरो मेरे घर आई थी, मैंने उन सबसे बिल्कुल भी बात नहीं करी। और वो हंसती है और इचिनो से अपने मन में सोचता है कि वो चारे में फंस चुकी है। इचिनो से सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा आसान था और वो कहता है बस अब मुझे कन्वर्सेशन कंटिन्यू करनी है प्रिटेंड करते हुए कि मैं हनाबी हूँ। तभी इचिनो से बताता है कि मैंने बिल्कुल वही यूज़र नेम यूज़ करा है जो कि हनाबी अपनी प्रोफाइल पिक्चर में यूज़ करती है। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि एरिका को मेरे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होगा। फिर वो आगे बताता है कि मुझे पता है कि हनाबी कैसे लिखती है, वो लिखते वक्त किसी भी इमोजी का यूज़ नहीं करती और इस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं उसे परफेक्टली कॉपी कर सकता हूँ। फिर हम इचिनो से को हनाबी बनने का नाटक करते हुए देखते हैं। वो कहता है कि फॉलो बैक के लिए थैंक्स। इचिनो से तभी हनाबी बन के एक मैसेज सेंड करता है और कहता है कि मुझे युकिशिरो और उसके दोस्तों के बारे में कुछ बात करनी है। एरिका का मैसेज आता है, हाँ तुम मुझे बताओ क्या बात है। तभी हनाबी मैसेज करती है और पूछती है कि आज युकिशिरो आई थी तो उसके साथ कोई और भी था। तभी एरिका मैसेज करती है, हाँ एक लड़का था, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा ना। हनाबी तभी मैसेज करके बताती है, हाँ वो मेरा बचपन का दोस्त था। तभी हनाबी कहती है कि जब तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था तो वो मेरे से टकरा गया था और उसने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और एक एडवाइस भी मांगी। एरिका पूछती है, क्या तुम मेरे घर के आसपास थी? तभी इचिनो से का मैसेज आता है कि हाँ। इचिनो से हनाबी बन के मैसेज करता है कि जब हम दोनों बात कर रहे थे तो युकिशिरो ने कहा कि मैंने किसी को बुली नहीं करा और ये सिचुएशन कोई सेंस नहीं बनाती, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे लगता है कि तुमने उसे अनजाने में ऑफेंड कर दिया होगा और मुझे लगता है कि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी वो एक और मैसेज सेंड करता है और कहता है कि युकिशिरो ने यह प्लान करा है कि वो कल सबके सामने माफ़ी मांग लेगी। और एरिका इस पर बहुत ज़्यादा स्माइल करके कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा। अभी उसका हंसते हुए मैसेज आता है और वो कहती है कि वो कितनी ज़्यादा पागल लड़की है, वो उस चीज़ पे माफ़ी मांगने वाली है जो चीज़ उसने कभी करी ही नहीं। वो कहती है कि मैं इस जैसी बोरिंग लड़की से तो कभी बुली नहीं हो सकती जो बस किताबों में घुसी रहती है। वो उस पर और हंसती है और कहती है कि मैं ये चीज़ का वेट नहीं कर सकती कि आगे क्या होने वाला है। तभी इचिनो से हनाबी बन के मैसेज करता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे क्या करना है? अभी एरिका का मैसेज आता है और कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे कटी हुई कलाइयों की फ़ोटो स्कूल में भेजनी है और स्कूल कमेटी को धमकाना है ताकि वो ट्रिप कैंसिल करते और उन जीनियस बच्चों के मुंह से खुशी छिन जाए। एरिका कंटिन्यू करती है और कहती है कि इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि उनकी ट्रिप कैंसिल हो रही है। उनके ग्रुप को ना मज़े करते देखते ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आने लगती है। इचिनो से तभी उसे मैसेज भेजता है और कहता है, क्या कल तुम स्कूल जाने वाली हो? लेकिन उसका मैसेज आता है कि तुमने तो मुझे स्कूल जाने से मना करा था। लेकिन इचिनो से उसे फिर मैसेज करता है और कहता है, क्या तुम युकिशिरो को खुद से माफ़ी मांगते हुए देखना नहीं चाहती? इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिर वो उससे कहता है कि जब युकिशिरो तुमसे माफ़ी मांग रही हो तो तुम उससे कहना कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती और इससे जो है सीन बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एरिका इस चीज़ पे एग्री करती है और कहती है कल मैं वहाँ होंगी। और इसी के साथ हमारे एमसी का काम ख़त्म हो गया। अगले दिन हम इचिनो से और युकिशिरो को क्लास में देखते हैं और इचिनो से युकिशिरो से कहता है, क्या तुम्हारे पास एक सेकंड है? फिर वो दोनों बालकनी के पास जाते हैं। तभी इचिनो से युकिशिरो को बताता है कि आज एरिका स्कूल आने वाली है। युकिशिरो कहती है कि तुमने उसे कन्विंस कैसे करा? इचिनो से कहता है कि मैंने उसे कन्विंस से ज़्यादा ट्रिक करा। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल मेथड यूज़ करे हैं लेकिन मुझे इसका रिग्रेट नहीं है। वो कहता है कि मैं इस केस को जल्दी से जल्दी एंड करना चाहता हूँ और मैंने ऐसा सेटअप करा है कि एरिका सच बोलने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले उसने तुम्हारे बारे में बहुत सारी बुरी बातें करी जिससे तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है। लेकिन युकिशिरो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि वो मेरे बारे में जितना चाहे उतना बुरा बोले लेकिन मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। टीचर के द्वारा बार बार बुलाए जाना और मेरे बारे में गलत गलत र्यूमर्स फैलना बहुत ज़्यादा पेनफुल था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुमने और हसेगावा ने मेरे ऊपर यकीन रखा। फिर वो आगे कहती है कि जब तक इचिनो से तुम मुझे हेट नहीं करते तो मुझे परवाह नहीं है कि बाकी मेरे बारे में क्या सोचते। ये सुन के इचिनो से बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और तभी युकिशिरो कहते हैं कि अब हमें क्लास में वापस जाना चाहिए। और जैसे ही वो लोग क्लास में पहुंचते हैं और ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं कि एरिका स्कूल आ चुकी है। एरिका के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थी और वो ऐसी ही स्माइल के साथ क्लास में एंटर करती है और सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। तभी टीचर क्लास में आती हैं और सबको कहते हैं कि अपनी सीट पर बैठ जाओ।
फिर वो युकिशिरो को बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ माफ़ी मांगने के लिए। टीचर तभी युकिशिरो से कहती है क्या तुमने एडमिट कर लिया कि तुम एरिका को बुली करती थी, लेकिन युकिशिरो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। टीचर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रही होती है और वो कहती हैं क्या तुम एरिका से आज माफ़ी नहीं मांगने वाली थी। तभी हमारा एमसी खड़ा होता है और टीचर को रुकने के लिए कहता है। एमसी तभी क्लास के सामने आता है और कहता है एरिका से मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, तुम ये सब एडमिट कर लो, जो भी तुमने युकिशिरो के बारे में बोला है वो सब झूठ है। वो इचिनोसे से कहती है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, क्या युकिशिरो अपोलोजाइज नहीं करने वाली। लेकिन एमसी कहता है कि मैं चाहता था कि तुम सच बोल दो, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते और वो कहता है कि मेरे पास प्रूफ है और मैं ये सबको दिखा दूंगा। तभी इचिनोसे कुछ पेपर्स लेता है और क्लास में बांटने लगता है। पेपर को देख के एरिका स्पीचलेस हो जाती है और बहुत ज़्यादा घबराने लगती है क्योंकि उस पेपर में चैट्स थे पिछली रात के, और ये देख के एरिका बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी सब लोग कहते हैं क्या ये चीज़ रियल है, क्या बुलिंग बस एक झूठ था। तभी एरिका कांपने लगती है और इचिनोसे से कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और टीचर भी बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और एरिका से कहती है कि मुझे ये सब जल्दी से एक्सप्लेन करो। एरिका कहती है कि ये चैट्स मेरी नहीं है और मैं अकेली नहीं हूँ इस नाम के साथ, तो तुम प्रूव नहीं कर सकते कि ये मैं ही हूँ। तभी इचिनोसे कहता है कि मैं ये चीज़ प्रूव कर सकता हूँ, और ये सुन के एरिका बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इचिनोसे तभी एरिका की प्रोफाइल पिक्चर दिखाता है और कहता है कि तुमने इसमें अपना फेस लगा रखा है और अपना नाम भी डाल रखा है, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हुई कि ये तुम्हारा ही अकाउंट है। अभी सबको रियलाइज़ होता है कि ये एरिका ही है और एरिका कहती है कि ये कुछ भी चीज़ प्रूफ नहीं करता। फिर इचिनोसे जवाब देता है कि ऐसे तो युकिशिरो के बारे में भी कोई प्रूफ नहीं है, तो तुम कैसे कह सकती हो कि उसने तुम्हें बुली करा है। वो कहता है कि माना चलो ये तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, लेकिन मैं अभी भी इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ कि ये तुम हो कि नहीं हो। एरिका तभी रोना स्टार्ट कर देती है। इचिनोसे तभी टीचर की तरफ देखता है जो कि बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। वो कहता है कि इस क्लियर एविडेंस की वजह से पता चलता है कि युकिशिरो इनोसेंट है। टीचर तभी क्लास की तरफ देखती है और सारी क्लास उसकी तरफ शौक से देख रही होती है। वो कहती है कि मैं युकिशिरो को इन सब चीज़ों के लिए ब्लेम नहीं करना चाह रही थी, मैं तो बस शक क्लियर करना चाह रही थी, लेकिन सब उसकी तरफ बहुत ज़्यादा शौक में देख रहे होते हैं। फिर तभी टीचर झुक जाती है उनके सामने। टीचर तभी कहती है मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं युकिशिरो और तुम सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपने एक्शन के लिए, मुझे माफ़ कर दे। हमारा एमसी युकिशिरो की तरफ देखता है और वो हाँ में सर हिलाती है। तभी इचिनोसे टीचर से कहता है कि मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी है, क्या स्कूल ट्रिप हो रही है, और टीचर हाँ में जवाब देती है। और ये सुन के पूरी क्लास बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, पूरी क्लास का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। फिर वो एरिका को अपने साथ ले जाती है। फिर सब युकिशिरो के आसपास जमा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एरिका ऐसी होगी, और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमने तुम्हें डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं करा। युकिशिरो कहती है कि ये सब ओके है, और वो कहती है कि मैं भी ब्लेम के लायक हूँ क्योंकि मेरी वजह से स्कूल ट्रिप कैंसिल हो जाती। तभी हारुतो कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम यहाँ पे रियल विक्टिम हो, तुमने कुछ गलत नहीं करा है। फिर वो आगे कहता है कि हम सब की स्कूल ट्रिप कैंसिल हो जाती, इस वजह से हम सीधा नहीं सोच पा रहे थे। मिनीगुची और बाकी सब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं और वो कहते हैं कि हमें तुम्हारी साइड की स्टोरी भी सुननी चाहिए थी। वो लोग युकिशिरो से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लगते हैं। तभी युकिशिरो एमसी की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि इसमें क्या करना है। तभी एमसी इंटरप्ट करता है और कहता है कि अब हमें सब्जेक्ट चेंज कर देना चाहिए, युकिशिरो समझ सकती है कि तुम सब कैसा फील कर रहे हो। सब लोग इस पे एग्री करते हैं और वो बोलते हैं कि अगर हम इस पे कंटिन्यू करेंगे बात करना तो इससे युकिशिरो को ही बुरा फील होगा। और युकिशिरो हमारे एमसी की स्लीव पकड़ती है और कहती है स्माइल करते हो कि तुम मेरे हीरो हो। तभी हम देखते हैं इचिनोसे को जो बता रहा होता है कि युकिशिरो पे जितने एलिगेशन लगे थे वो सब हट गए, और टीचर ने एरिका के पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा डांटा। हम एमसी को देखते हैं और एमसी को कोई बुलाता है, वो हारुतो होता है। हारुतो कहता है कि जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो आज हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन इचिनोसे मना कर देता है, कहता है कि आज मेरे पास कुछ काम है। फिर हारुतो कहता है कि ये ओके है और बाकी सबके साथ निकल जाता है। हम देखते हैं कि इचिनोसे अपने मन में सोचता है कि सबको इतना ज़्यादा एनर्जेटिक देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। अभी इचिनोसे सोचता है कि इतनी सारी चीज़ें हो गई लेकिन हनाबी का नाम बाहर नहीं आया, एरिका ने हनाबी का नाम बाहर नहीं आने दिया। मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि वो किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन पक्का ही हनाबी ने बहुत सारी प्रिकॉशंस ले रखी होंगी। उसे पता होगा कि एक टाइम पे ये सब चीज़ें बाहर आनी थी, तो उसने पक्का कोई प्लान बना रखा होगा। और वो बताता है कि जब से वो छोटे थे हनाबी बिना किसी दिक्कत के सारी डिफ़िकल्टीज़ को पार कर लेती थी। वो आगे बताता है कि टीचर ने उससे बहुत ज़्यादा पूछने की कोशिश करी कि मेन मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया। मैंने उनसे कहा कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है, और टीचर्स को ये सब बताने से बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। इचिनोसे कहता है कि मैं इस चीज़ में अब हनाबी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि अगर उसमें चेंज आए तो वो उसके अंदर से आए। इचिनोसे तभी युकिशिरो को देखता है और सोचता है कि ये यहाँ पे रियल विक्टिम है, और उससे कहता है क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। हमें उन दोनों को एक पार्क में जाते हुए दिखाया
जाता है और युकिशिरो तभी एक झूले पे बैठती है और कहती है कि ये नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। तभी इचिनो अपने मन में सोचता है और कहता है क्या ये मेरा मूड लाइटन करने की कोशिश कर रही है। फिर वो सोचता है कि आज इसे मैं अपने और हनाबी के बारे में सब कुछ बता दूंगा। फिर वो हिम्मत करता है और सोचता है कि मैं अपने पैथेटिक पास्ट को दबाना चाहता हूँ। फिर वो सोचता है कि इसके बारे में युकिशिरो को पता होना चाहिए और फिर वो उसके बाजू में ही एक रेलिंग पे बैठ जाता है। फिर इचिनो से उससे पूछता है कि तुम्हें क्या याद है, मैंने तुम्हें बताया था कि एक पर्सन है जो मेरे आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इस पर युकिशिरो कहती है कि हाँ मुझे याद है। इचिनो से तभी कहता है कि मैं उसी पर्सन के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ और क्या ये चीज़ ओके है। युकिशिरो कहती है कि ऑफ कोर्स ये ओके है और कहती है कि मुझे लगता था कि तुम उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते। इचिनो से उसे थैंक्स बोलता है उसकी केयर करने के लिए और कहता है कि ये ऐसी चीज़ है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। इचिनो से अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है और बताता है कि मैं एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में था और कहता है कि हनाबी के बहुत सारा ट्विस्टेड इमोशन की वजह से मुझे ये सब्र के बाहर लगा, इस वजह से मैंने अपना रिलेशनशिप उसके साथ एंड कर दिया। अभी इचिनो से युकिशिरो से माफी मांगता है और कहता है कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ रिसेंट इंसिडेंट के लिए। फिर वो कहता है कि मैं हिसाब चुकाना चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें जितना हर्ट हुआ है। लेकिन तभी युकिशिरो एमसी को रोकती है और कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं करा। वो आगे कहती है कि ये सब तुमने अकेले फेस किया है और ये करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा मुसीबत हुई होगी। और वो कहती है कि मुझे ये पहले ही रियलाइज़ कर लेना चाहिए था, बल्कि सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही था। वो आगे कंटिन्यू करके कहती है कि काश मैं ये सब पहले ही फिगर आउट कर लेती तो तुम्हें इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता, और मैं विश करती हूँ काश मैं तुम्हें पहले सपोर्ट कर रही होती। और फिर वो रोने लगती है। इचिनो से पूछता है कि लेकिन तुम रो क्यों रही हो। युकिशिरो जवाब देती है और कहती है कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ और तुम इतनी ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे थे और मैं ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं तुमसे हमेशा से प्यार करती हूँ। युकिशिरो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो चुके होगे क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कम बात करी है। युकिशिरो तभी कहती है क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरे से कब पहली बार बात करी थी। इचिनो से कहता है कि मुझे याद है, हनाबी से 3 दिन ब्रेकअप के बाद जब मैं स्कूल में अपने बाल कटवा के आया था और तुमने अपना मार्कर ड्रॉप कर दिया था तो हमने पहली बार अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करी। अभी युकिशिरो कहते हैं कि मैं हमेशा से तुमसे बात करना चाहती थी। एमसी पूछता है क्यों, तो वो बताती है कि जब भी तुम पौधों को पानी देते थे तो तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते थे। इचिनो से तभी सोचता है क्या युकिशिरो मेरे से पहले से ही बात करना चाहती थी क्योंकि वो मुझे लाइक करती थी, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं पहले एक डार्क गाय की तरह था जो बस उन बालों के पीछे छुपा हुआ था और मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे पर्सन को भी कोई लाइक कर सकता है। युकिशिरो पूछती है क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन वो कहता है कि सॉरी, लेकिन मुझे यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि मेरे इस पुराने वर्जन से कोई प्यार में कैसे गिर सकता है। युकिशिरो कहती है कि लंबे बाल होना कोई रीज़न नहीं हुआ कि तुम किसी को लाइक ना कर सको। तुम्हें क्या ऐसा नहीं लगता था कि मैं कुछ अजीब सा ही सोच रहा हूँगा। युकिशिरो जवाब देती है और कहती है कि हाँ, मैं हर वक्त यही सोचती रहती थी कि तुम आखिरकार सोच क्या रहे हो, लेकिन तुम्हें बिना जाने तुम्हें ऑब्जर्व करके ही पता चलता था कि तुम बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन हो। जब भी तुम्हें देखती थी तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे और देखते ही देखते मैं तुम पे से अपनी नज़रें हटा नहीं पाती थी और मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था और तुमसे बात करने के बाद तो मैं तुम्हारे प्यार में और भी गिर गई। वो बताती है कि मैंने तुम्हारी काइंडनेस देखी और तुम्हारे कंसर्न तुम्हारे दोस्तों के लिए और तुम्हारी अदर क्वालिटीज़। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम्हें ये चीज़ बॉदर तो नहीं करती, लेकिन वो जवाब देता है ऑफ कोर्स नो। युकिशिरो तभी कहती है मैं बस तुमसे हमेशा से एक चीज़ पूछने वाली थी, और वो हमारे एमसी की स्लीव्स पकड़ लेती है और कहती है कि मैं हमेशा से करना चाहती थी। फिर वो उससे पूछ ही लेती है क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ, और ये सुन के दोनों बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं।